हेलो ऑल ऑफ यू। हम लोग टैक्स के रेट पढ़ रहे थे, राइट? टैक्स पढ़ रहे थे। तीनों तरीके के स्लैब मैंने आपको दिखा भी दिए थे, क्वेश्चंस भी दिए थे होमवर्क में। आप लोग ने किए हैं क्या क्वेश्चंस को? ओके, जरा देखते हैं क्या आपने किया और क्या हम लोग ने पढ़ लिया था। हम लोग ने पढ़ा था टैक्स कैसे निकलता है, टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक, दो तरीके के रेट, नॉर्मल और स्पेशल। स्पेशल वो आपके कैपिटल गेन वगैरह वाले। फिर नॉर्मल में अपने ने पहला स्लैब पढ़ा था जो कि रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर से कम है उसके लिए एप्लीकेबल था। इसके अलावा नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल किसी भी एज का हो, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके लिए एप्लीकेबल था। 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं था। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% था। 5 लाख से 10 लाख तक 20% था, प्लस एक्स्ट्रा आपको करना ही है। और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स का रेट था। इसके अलावा सरचार्ज तब लगेगा जब 50 लाख से ऊपर इनकम होगी। अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो आपको जो सरचार्ज देना होगा वो 10% देना होगा। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो आपको जो सरचार्ज देना होगा वो कितना देना होगा? 15%। 2 करोड़ से ऊपर है तो 25%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक। और 5 करोड़ से भी ऊपर है तो 37% देना होगा। देन फिर सेस तो लगना ही लगना था। और ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा था, आई थिंक 4 केसेस मैंने यहाँ पे आपको करा दिए थे। केस नंबर 5 से होमवर्क में दिया था, तो एक बार बता दूं कि आ गया है क्या है। आ गया है, किसी को डाउट नहीं है? कोई एक बच्चे को भी डाउट नहीं है? सारे केसेस में आंसर आ गए। किसके किसके आ गए हाथ ऊपर करिए, जिसके जिसके 10 के 10 आंसर आ गए। वेरी गुड, शानदार, कोई डाउट नहीं। हाँ, हाँ बिल्कुल, राउंडिंग ऑफ का एक मैं आपको समझा देता हूँ। तो बिल्कुल सही है कि मैंने आपको 4 केसेस हो गए थे। 5वां केस आपने कर लिया, 6th भी आपने कर लिया, कोई डाउट नहीं होगा। 7th में आप लोगों ने ये आंसर तो निकाल दिया होगा 70616, ये तो आ ही गया होगा आपका। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग अपने इनकम टैक्स में चाहे इनकम हो चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे टोटल इनकम हो या टोटल इनकम टैक्स हो, हम लोग इसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में। मतलब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, मान लो मेरी इनकम टैक्स या इनकम कुछ भी एक ही तरीका होता है राउंड ऑफ करने का। मान लो इनकम टैक्स आया मेरा 2438.9.6, ऐसा आया। अब हम लोग एक बचपन में राउंड ऑफ करते थे कि डेसिमल के बाद देखते थे 5 या उससे ऊपर होता था तो हम लोग नेक्स्ट हायर साइड राउंड अप करते थे, और 0.5 से नीचे होता था तो राउंड डाउन करते थे। बट इनकम टैक्स थोड़ा सा ना इस प्रिंसिपल से अलग है। वो कहता है डेसिमल के बाद की फिगर को तो ऑल टुगेदर इग्नोर कर दो। डेसिमल के बाद कुछ भी लिखा हो, चाहे 0.5 लिखा हो, 0.5 से ज्यादा लिखा हो, 0.5 से कम लिखा हो, उसको इग्नोर कर दो। हमने कहा इग्नोर करके बचा 24389। कह रहा ठीक है। कह रहा अब बताओ ये जो लास्ट डिजिट है क्या ये जीरो है? अगर ये जीरो है तो ये ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये जीरो नहीं है तो हमें लास्ट डिजिट को जीरो बनाना है। हमने कहा जीरो सर कैसे बनाएं, इसको जीरो कैसे करें? कह रहा अगर लास्ट डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, लास्ट डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो इसमें कुछ प्लस करेंगे ताकि जीरो बन जाए। क्या 5 या 5 से ज्यादा है? ज्यादा है। क्या प्लस करें? बिल्कुल छोटा सा एक अमाउंट बता दो जो प्लस कर दे कि जीरो बन जाए। 1, जैसे ही 1 प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 24390। अब ये राउंड ऑफ हो गया। और अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। मान लीजिए आपका ये प्रिंसिपल इनकम टैक्स में भी है और इनकम को राउंड ऑफ करने के लिए भी है, सेम ही तरीके से इनकम भी राउंड ऑफ होती है। कोई भी अब केस मान लेते हैं। मान लीजिए आपकी फिगर दी है 15432। डेसिमल के बाद लिखो ना लिखो उसको इग्नोर ही करना है, उसको लिख ही नहीं रहा। तो 15342 की फिगर आपको दी हुई है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है। कैसे राउंड ऑफ करें? आखिरी की डिजिट जो है क्या ये 5 या 5 से ज्यादा है? नहीं, अगर 5 या 5 से ज्यादा होती तो प्लस करते कुछ। क्या 5 से कम है? हाँ, तो कुछ माइनस करा दो कि आखिरी की डिजिट जीरो हो जाए। बिल्कुल छोटा सा अमाउंट कुछ माइनस करा दो। कितने रुपए? 2 रुपए माइनस कर दें तो ये राउंड ऑफ करके ये आंसर बना। समझ गए? पक्का? कोई फिगर अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल लीजिए।
कोई भी अगर आप कहें, क्लियर है ना? 15134237, बताओ इसको करो, +3 यानी 134240 बन जाएगा। ऐसे ही जैसे 70616, इसको करो 70620। तो आखिरी की डिजिट अगर ऑलरेडी 0 होती तो कोई राउंड ऑफ करने की आपको एडिशनल जरूरत नहीं है, राउंड ऑफ ऑलरेडी होता। लेकिन अगर आखिरी की डिजिट 0 नहीं है तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए अपने ने ये जो केस था जहाँ पे 7,77,000 पे आपने निकाला और 70616 आया, तो इसको राउंड ऑफ करके इतना आया। बताओ पहले किसी भी केस में आपने ये राउंड ऑफ क्यों नहीं किया? कि उसमें ऑलरेडी 0 ही आ रहा था, आखिरी की डिजिट जो आ रही थी ऑलरेडी सारी केसेस में आप देखें तो 0 आ रही थी, तो दोबारा राउंड ऑफ करने की कोई भी नीड आपको नहीं पड़ी। ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं जरा आगे की। फिर उसके बाद अच्छा ये सारे केसेस हो गए थे, 9th वाला हो गया होगा, 8th 9th हो गया था, इनमें सरचार्ज आपने नहीं जोड़ा होगा। और जो 10th वाला केस था 95 लाख, इस पे सरचार्ज की बात आपने करी होगी। तो 95 लाख में पहले टैक्स कैसे निकाला होगा? 90 95 लाख माइनस 10 लाख, कितना बचेगा? 95 लाख में 10 लाख माइनस करेंगे 85 लाख बचेगा। 85 लाख का 30%, 30% निकालें तो 25,50,000। इसमें कितना जोड़ते हैं? 1,12,500। अब ये आ गया 26,62,500, ये इनकम टैक्स आ गया। अब सरचार्ज क्या 50 लाख से ऊपर है और 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की है 95 लाख, यानी कितने परसेंट? 10% सरचार्ज जोड़ दीजिए। निकालने के बाद जोड़ भी दिया मैंने, तो ये फिगर आ गई 2928750। 4% सेस इस फिगर का निकाल के जोड़ दीजिए तो आपकी ये फिगर आ जाएगी। बहुत इजी थे। फिर उसके बाद आप इस वाले स्लैब में आए थे और इसमें भी आपने ये क्वेश्चंस करे थे। बताइए ये वाले 10 किस किस के हो गए? ठीक है, किस किस के नहीं आ पाए, किसको डाउट आ रहा? डाउट दो नहीं आए, कौन कौन से बताओ ना, इसलिए बेटा 9th वाला और 8th वाला। ठीक है, मैं बता देता हूँ। और किसी को कोई पूछना हो कोई सा केस तो पूछ लो, और कोई केस अगर आपको पूछना है पूछ लीजिए, शर्माइए नहीं। है कोई डाउट किसी को? केस 1 2 3 4 5 जो भी आपको डाउट है पूछ लीजिए, बता दे रहे। सारे बता दूं? कोई ऐसा बच्चा सारे बता दूं? नहीं तो चलिए केस 8 और केस 9 इन्होंने हमसे पूछा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। केस 8 14 लाख रुपीस पे टैक्स निकालना था। तो पहले तो बेटा 14 लाख में 10 लाख माइनस करो, करो जरा कैलकुलेटर पे। 14 लाख पे 10 लाख माइनस करो, 4 लाख आएगा। 14 लाख में 10 लाख माइनस करके बताओ 4 लाख। 4 लाख का 30% निकालो, 1,20,000। करते जाना साथ साथ में कैलकुलेटर पे, 1,20,000। क्या किया फिर से बोल रहा हूँ, 14 लाख में 4 लाख माइनस किया, ए सॉरी 14 लाख में 10 लाख माइनस किया तो 4 लाख आया। 4 लाख का 30% 1,20,000 आया। इस 1,20,000 में कितना पहले जोड़ना पड़ेगा? 1,10,000, क्योंकि 10 लाख रुपए तक यहाँ पे 1,10,000 का टैक्स था। 1,10,000 जोड़ दिया तो ये फिगर आ गई 2,30,000 की। आई? हाँ आ गई। कुछ पूछना है? नहीं, 2,30,000 की फिगर आ गई। इस पे 4% सेस निकाल के जोड़ दो, 239,200। बताओ एक बार और समझा दूं क्या प्रॉब्लम आ रही इसमें? कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी। अच्छा अब आ जाएगा। और 25 लाख वाले में क्या करना है? सेम तरीका करना है। 25 लाख में 10 लाख माइनस करिए, 15 लाख आएगा। 15 लाख का 30% निकालो, 4,50,000 आएगा। 4,50,000 में 1,10,000 ऐड कर दो, 5,60,000 हो जाएगा। 5,60,000 पे सरचार्ज निकलेगा नहीं, क्योंकि 50 लाख से ऊपर होता तो निकलता। 4% सेस निकाल दो डायरेक्ट। 5,60,000 का 4% 22,400, दोनों को जोड़ दो तो 5,82,400। और इसमें भी आपका एक केस जो था ये वाला,
इसमें राउंड ऑफ करना था तो अब तो हो ही जाएगा राउंड ऑफ, सबको समझ में आ ही गया है, ठीक है। और ये 10th वाला भी चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ। 95 लाख के लिए कैसे निकाले, 95 लाख माइनस 10 लाख दैट इज 85 लाख, 85 लाख का 30% दैट इज 25 लाख 50,000 प्लस 1 लाख 10,000 दैट इज टैक्स अप टू 10 लाख जो होता है वो 1 लाख 10,000 होता है। दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 26 लाख 60,000। income exceeds rupees 50 lakh, therefore surcharge will be applicable and the surcharge rate will be 10%। 26 lakh 60,000 का 10% आता है 2 lakh 66,000, टोटल आ जाता है 29 लाख, नहीं हाँ 29 लाख 26,000, और इसका 4% अगर अपन निकालते हैं 1 लाख 17,040 रुपीज, टोटल आता है 30403040, राइट। उसके बाद इस वाले स्लैब को एक बार और समझा देता हूँ, रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन वाले को। ये स्लैब याद रखिएगा रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नॉन रेसिडेंट अगर हो, लास्ट टाइम पे भी बोला था, नॉन रेसिडेंट अगर हो तो उसके लिए आपका पहला ही स्लैब एप्लीकेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर एज, राइट। तो रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट ने नाम दिया है, जैसा सुपरमैन वैसे सुपर सीनियर सिटीजन की 80 साल या उससे ऊपर की एज की बात कर रहे हैं। और आप डेट भी याद कर लें, 2 अप्रैल 1942 से जो पहले जन्म हुआ हो, जिसका पहले जन्म हुआ, पहले जन्म हुआ होगा तभी तो वो बुजुर्ग होंगे ना, ठीक है ना। अभी हाल ही में जब जन्म हुआ होगा तो कैसे बुजुर्ग होंगे। तो 2 अप्रैल 1942 से पहले जन्म हुआ, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत दया दिखाते हुए कह रही 5 लाख रुपए तक की कमाई पे हम 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन 5 लाख से 10 लाख तक डायरेक्ट 20% है। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे 5% का कोई रेट ही नहीं है। जैसे ऊपर वाले 2 स्लैब में था ना, पहले स्लैब में था 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, दूसरे स्लैब में था 3 लाख से 5 लाख तक 5%। यहाँ पे डायरेक्टली टैक्स लगेगा तो 20%, 5 लाख से ऊपर 20%, जितनी इनकम आपकी 5 लाख से ज्यादा है। मतलब अगर आपकी इनकम 6 लाख है तो 6 लाख पे आप जो टैक्स निकालेंगे, 6 लाख माइनस 5 लाख दैट इज 1 लाख, 1 लाख का 20% दैट इज 20,000 एंड प्लस सेस, राइट। सेम तरीके से 10 लाख की अगर आपकी इनकम है तो 10 लाख माइनस 5 लाख आएगा, 5 लाख का 20% 1 लाख आएगा, ठीक। फिर अगर 10 लाख से ज्यादा होती है तो 1 लाख तो देना ही देना है, प्लस 30% आपको एक्स्ट्रा दे करके चलना है। सरचार्ज की बात करते हैं तो सेम है कि 10, 15 या 25 या 37, और ये सेम ही है 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% के सरचार्ज की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% एंड 5 करोड़ अबव 37% सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल। और ये क्वेश्चन था, ये 10 के 10 केसेस मेरे को ऐसा मन कर रहा है कि मैं करा दूं, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं एक बार जल्दी से करा देता हूँ। कंप्यूट टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र, ठीक है, जिनकी एज है 85 ईयर्स की और रेसिडेंट है, तभी तीसरा स्लैब एप्लीकेबल हुआ है, क्योंकि तीसरा स्लैब 80 या उससे ऊपर वालों के लिए लगता है, वो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। तो रेसिडेंट है लिखा है और द प्रीवियस ईयर। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कुछ ना बताए कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, या तो बता देगा रेसिडेंट है या बता देगा नॉन रेसिडेंट है, कुछ नहीं बोलेगा कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, तो आप रेसिडेंट ही एज्यूम करके फिर चलने वाले हैं, कुछ साफ साफ नहीं बोले तो खैर तीसरा स्लैब एप्लीकेबल है, 5 लाख रुपए तक की छूट है। 5 लाख की छूट है तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और केस 5 में, नहीं केस 4 तक, सॉरी केस 4 तक आपका टैक्स जो आएगा नील आएगा, तो यही आंसर था। केस 5 जहां पे आपकी 10 लाख की इनकम है, अब 10 लाख की इनकम की अगर हम बात करते हैं तो 10 लाख इसमें से कहां पे जाएगा बेटा, अब 5 लाख पे जाएगा, बट अप टू 10 लाख, जिसमें लिखा क्या है कि टोटल इनकम में 5 लाख माइनस करो, टोटल इनकम यानी 10 लाख आपकी बताएगी, उसमें 5 लाख माइनस करोगे तो 5 लाख बचेगा, 5 लाख का 20% निकालोगे 1 लाख, सेस भी जोड़ी दो 1 लाख का 4%, दैट इज आंसर आ गया आपका 1 लाख 4,000, आपका ये आंसर आ गया। फिर इसके बाद 9 लाख 50,000, सेम तरीके से 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख तक आपका 20% है, तो 9.5 लाख में 9,50,000 में 5 लाख माइनस करिए, 5 लाख माइनस करके 4,50,000 बचा, इसका 20% आपका 90,000, अब इसका 4% आप निकाल लीजिए 3,600 और जोड़ दीजिए तो 93,600 आपका टैक्स आ जाएगा। सेम तरीके से अगला 7,77,000 वाला करें तो 7,77,000 माइनस
5 लाख दैट इज 2,77,000 का 20% दैट इज 55,400। 55,400 में आप अपना बताइए सरचार्ज जोड़े कि ना जोड़े? सरचार्ज जोड़ेगा? सरचार्ज जोड़ने का कोई मतलब नहीं, 50 लाख से ऊपर इनकम पे जुड़ता है, या तो इनकम ही 7,77,000 थी तो 55,400 का 4% सेस 2216 और इसको अपने ने जोड़ दिया तो 57616 आया। बट एग्जाम में सही आंसर आप कौन सा लगाएंगे? 57620, ये सही आंसर है। अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है 57620 तो ठीक है, हम 57616 लगा देंगे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में तो सही आंसर आप 57620 लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अब केस 8 अपने आप करके बताइए। तो एक डाउट है मेरे पास, डाउट ये है कि मान लीजिए सर, बच्चा कह रहा है सर मान लीजिए इसी थर्ड वाले केस में जहां पे आपने रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन सिखाया है, वहां पे मान लीजिए उस रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन की जो इनकम है वो है 5,06,000 यानी बड़ा ही अनोखा सा डाउट निकाला है। तो इस पे सर कैसे टैक्स निकलेगा? ठीक है बेटा, ये आपका डाउट है। तो 5,06,000 अगर इनकम है तो सबसे पहला आपका काम है कि आप इनकम को राउंड ऑफ करिए। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में इनकम भी राउंड ऑफ होती है, तो राउंड ऑफ करने के लिए कुछ प्लस करेंगे यहाँ पे कि माइनस करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि आखिरी डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो कुछ प्लस होगा। कितना प्लस करेंगे? 4, तो ये बन जाएगी 5,10,000। अब इनका कहना है क्या इस पे टैक्स निकलेगा? आंसर इज यस, बिल्कुल निकालिए आप, टैक्स निकालिए। 5,10,000 माइनस 5,00,000 कितने बचेंगे? 10 रुपए। 10 रुपए का 20% निकालिए, 2 रुपए। 2 रुपए पे 4% सेस जोड़ दीजिए, निकालिए। देखिए इंटरेस्टिंग है, 5,10,000 देखिए कैलकुलेटर में 5,10,000 माइनस 5 लाख, ये कौन से वाले स्लैब लगा रहे? तीसरा वाला, धर्मेंद्र सिंह के लिए। इन्होंने इतने कमाए, 5,06,000 कमाए, तो पहले मैंने उसको राउंड ऑफ किया, 5,10,000 पे लेके गया। फिर मैं आप इस पे टैक्स निकाल रहा हूं तो इसमें से 5 लाख माइनस किया, 10 रुपए बचे। 10 रुपए का कितने परसेंट निकालू? 10 रुपए का 20% निकालता हूं। 20% निकालता हूं तो 2 रुपए आए, प्लस 4% सेस जोड़ दिया तो 2.08, ये इनकम टैक्स आया। अब अगेन इनकम टैक्स को भी राउंड ऑफ किया जाएगा। इनकम टैक्स को कैसे राउंड ऑफ किया जाए? डेसिमल इग्नोर हो जाएगा, डेसिमल इग्नोर होके बचेगा 2 रुपए। अब आखिरी डिजिट यही है, आखिरी डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है, आंसर इज नो। 5 से कम है, हाँ 5 से कम है, तो इसमें कुछ ऐसा माइनस करा दो कि ये 0 हो जाए, 2। तो कितना आया? 0, यानी मुबारक को बेटा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तरीका यही था, वैसे कैसे बोल देता कि मैं 5,10,000 टैक्स नहीं बनेगा। ठीक है, सेम तरीके से इन्होंने पूछा कि सर अगर मान लीजिए इनकम है, बच्चे का डाउट है कि इनकम अगर होती सर 5,04,000, मतलब देख रहे हैं 4-4 रुपए की होता है ना, 2 रुपीज स्टॉक कर रहे हैं। पहले तो इसको इसको राउंड ऑफ करवाओ मेरे को, 5,04,000 को है, तो ये 4 रुपए बेटा माइनस हो जाएंगे, तो ये 5 लाख हो जाएगा, और 5 लाख रुपए तक बेटा टैक्स नहीं होता तीसरे स्लैब में। ठीक है, अच्छा अब मैं वापस आ गया, मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन करने के लिए दिया अभी? 8 वाला दिया था, 8 वाला 14 लाख वाला। तो 14 लाख वाला कैसे निकलेगा? 14 लाख में आपने क्या माइनस करना है? 10 लाख, 30% उसका आपको निकालना है। 14 लाख में 10 लाख माइनस किया, 4 लाख आया, उसका 30% निकाला, 1,20,000 आया। और 1,20,000 में ये तीसरा स्लैब है, 1 लाख ऐड कर दीजिए, 2,20,000। सरचार्ज की बात है नहीं तो 4% से जोड़ दीजिए, 228800, 2,28,800 का आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक, ऐसे ही केस 9 का निकालो, 25 लाख पे निकालो, 25 लाख रुपए का। 25 लाख में क्या माइनस करने वाले हैं? 25 लाख में 10 लाख रुपए, 15 लाख बचेगा, 30%, 4,50,000 प्लस 1 लाख, 5,50,000 प्लस 4% सेस, 5,72,000, आंसर आ गया, खत्म। 95 लाख पे निकालो, 95 लाख माइनस 10 लाख, 85 लाख, 85 लाख का 30%,
25,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 4% करने से पहले, रुक जाओ, 4% नहीं भी तो सरचार्ज भी तो जोड़ना है। सरचार्ज कितना जोड़े? 10% सरचार्ज जोड़े प्लस 4% उसके बाद करें तो 30,31600 ये मैच कर रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? तो भाई अब आगे चला जाए। अब आगे सुनिए ध्यान से। सुनिएगा मेरी बात को। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है, एक साल, और खत्म कब होता है बेटा? 31 मार्च को खत्म होता है। और वैसे आप लोग जो घर पे हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं वो होता है 1 जनवरी से शुरू होता है और खत्म होता है 31 दिसंबर। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये एक साल होता है कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल एक साल होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च एक साल होता है। सेम तरीके से क्या 1 जनवरी से 31 दिसंबर एक साल होता है कि 1 जनवरी से 1 जनवरी एक साल होता है? अगले साल की 1 जनवरी 31 दिसंबर होता है। इसी तरीके से एक महीने की बात करें तो मान लो एक महीना 1 जनवरी को शुरू हुआ, तो क्या 1 जनवरी से 1 फरवरी एक महीना होगा कि 1 जनवरी से 31 जनवरी एक महीना होगा? 1 जनवरी से 31 जनवरी। अब भाई इसी तरीके से मान लो एक बच्चे का जन्म हुआ, एक छोटे छोटे बच्चे का जन्म हुआ, और डेट तुम लोग बताओ कब जन्म हुआ उसका, तुम लोग बताओ कब हुआ? चलो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं। मान लो उसका जन्म हुआ 9 दिसंबर और ईयर 2000। बहुत कम छोटे एज का हूं मैं, तो मेरा जन्म हुआ मान लीजिए 9 दिसंबर 2000 को। अब जब मैं 1 साल का होऊंगा, पहला बर्थडे 1 साल का, मैं 1 साल का कब कंप्लीट होऊंगा? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, दो में से एक सही है। मैं 1 साल का कब कंप्लीट होऊंगा? 9 दिसंबर 2001 को 1 साल का कंप्लीट होऊंगा कि 8 दिसंबर 2001 को 1 साल का कंप्लीट होऊंगा? 1 साल का कंप्लीट कब होऊंगा? आंसर है 1 साल का कंप्लीट तो मैं 8 दिसंबर को ही हो जाऊंगा। बर्थडे आप 9 को बनाते हैं, अगर आप कह रहे हैं 9 को कंप्लीट होगा तो फिर तो आपको ऊपर भी कहना चाहिए कि सर 1 अप्रैल से अगले साल के 1 अप्रैल एक साल होता है। आप वहां क्यों कह रहे हैं 31 मार्च होता है? 1 जनवरी से 1 जनवरी आपको कहना चाहिए, आप ये तो कह नहीं रहे, आप कह रहे हैं सर 31 दिसंबर होता है। अगर आप ये कह रहे हैं तो आपको ये कहना चाहिए सर 1 जनवरी से 1 फरवरी एक महीना होता है, जबकि आप ये नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सर 1 जनवरी से 31 जनवरी एक महीना होता है। तो लॉजिकली स्पीकिंग 8 दिसंबर को एक साल पूरा हो जाएगा। 9 दिसंबर 2001 को बर्थडे इसी दिन आप सेलिब्रेट करते हैं, मेरा भी बर्थडे इसी दिन हुआ था, मेरे को आज भी याद है, बहुत से लोग आए थे, मैं केक काट रहा था। ये दिन को हम लोग ये बनाते हैं कि बच्चा 1 साल का तो अगले दिन पूरा हो गया था, इस बार दूसरे साल में लग गया, सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया। समझे की बात को कि नहीं समझे? समझ गए। अब देखो, किसी का जन्म कभी भी हो सकता है, उसमें तो क्या पता कब हो जाए। अब मान लो किसी इंसान का जन्म हो गया 1 अप्रैल को, हो सकता है, पहले तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, 1 अप्रैल को, तो विवाद ये आया कि भाई 1 अप्रैल को जन्म हुआ, फिर 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 40, 50, 60 साल का पहुंचा। जैसे ही 60 साल का पहुंचेगा वैसे ही उसको बेनिफिट मिलने लग जाएगा दूसरे स्लैब का, मिलने लग जाएगा कि नहीं? अब विवाद ये आया कि 60 साल का कब होगा? क्या जो जो 60वां 1 अप्रैल का बर्थडे, 60th बर्थडे जो आएगा, 60th बर्थडे जो वो अगले 1 अप्रैल को बना रहा होगा, जब भी 1 अप्रैल को जब बना रहा होगा, 60 साल बोल रहा हूं मैं, जान उसके ईयर नहीं लिख रहा हूं कि आप कैलकुलेट करें, आपके लिए टफ टास्क नहीं कर रहा हूं। तो इस दिन जब वो अपना बर्थडे मना रहा होगा, 60 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या इस दिन वो 60 साल का पूरा हुआ कि इससे जस्ट एक दिन पहले 31 मार्च को 60 साल का पूरा हो गया? 31 मार्च को 60 साल का पूरा हो गया। इस दिन तो वो ये मना रहा है कि साहब मेरे 60 हो गए थे, अब मैं 61 में लग गया। सठिया तो मैं 31 मार्च को ही गया था, अब मैं 61 में लग गया। इसी चीज को
बोर्ड ने क्लियर किया है, मिनिस्ट्री ने क्लियर किया है, मिनिस्ट्री का कहना है कि भाई साहब जन्म तो कभी भी हो सकता है। अब अगर किसी का जन्म 1 अप्रैल को होता है तो उसका 1 साल 31 मार्च को ही कंप्लीट हो जाता है, ना कि अगले 1 अप्रैल को। तभी याद करिए मैंने आपको जब तीनों स्लैब पढ़ाए तो वहां पे डेट 2 अप्रैल लिख रहा था। सर क्या? देखो जब पहला स्लैब पढ़ाया था तो मैंने लिखा था कि पहला स्लैब उस रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है जिसकी एज 60 ईयर से कम हो, या फिर मैंने कहा कि आप एज 60 ईयर्स या उससे कम दी हो तो ले सकते हो, या फिर अगर डेट ऑफ बर्थ दी हो तो ये जो ग्रीन से हाईलाइटेड था कि भाई 2 अप्रैल 1962 या उसके बाद उसका जन्म हुआ हो, 2 अप्रैल 1962 या उसके बाद जन्म हो। अगर बेटा उसका जन्म हो जाता 1 अप्रैल 1962 को, 1 अप्रैल 1962 को उसका जन्म हो जाता तो पता है 31 मार्च 2022 को वो 60 इयर्स का हो गया। 1 अप्रैल 1962 को अगर उसका जन्म होता तो वो 1 अप्रैल 2022 को 60 साल का नहीं होता। इस दिन 60 साल का नहीं होता, बल्कि इससे एक दिन पहले 31 मार्च 22 को ही 60 साल का वो हो जाता। तो जब 60 साल का अगर हो जाता तो उसको पूरे साल के लिए सेकेंड स्लैब का बेनिफिट मिल जाता। इसीलिए डेट जो है आप डेट से भी याद कर सकते हैं। तो मैंने बड़ा स्मार्टली आपको समझाने की कोशिश करी है, बड़ा स्मार्ट प्ले किया कि अगर बच्चों को ना भी कैलकुलेट कर पाए, कई बार अपन साल नहीं कैलकुलेट कर पाते, एग्जाम में आप बैठ करके साल ही नहीं जोड़ पा रहे हैं, पड़ोसी से पूछ रहे हैं इतने समय पैदा हुआ तो बताओ इसका कितना हुआ, तो मैंने कहा सब झंझट ही छोड़ देते, मैं ही कैलकुलेट कर देता हूं। तो अगर 2 अप्रैल 1962 या उसके बाद जन्म हुआ तो भाई 60 साल से कम का है, आप पहला स्लैब लगाएंगे। लेकिन अगर 1 अप्रैल 1962 को जन्म हुआ होता और रेसिडेंट इंडिविजुअल होता तो ये सेकंड स्लैब एप्लीकेबल हो जाता। 1 अप्रैल 1962 को जन्म होता तो ये सर सेकंड स्लैब कैसे एप्लीकेबल हो जाता? आपने कहां लिखा है? मैंने लिखा है कि अगर बिफोर 2 अप्रैल हो रहा है, बिफोर 2 अप्रैल 1962 हो रहा है तो सेकंड स्लैब, और अगर एग्जैक्टली 2 अप्रैल 1962 को जन्म हुआ है तो फर्स्ट स्लैब में लिखा था ऑन और आफ्टर 2 अप्रैल 1962, तो 2 अप्रैल 1962 को जन्म है फर्स्ट स्लैब, 3 अप्रैल 1962 को जन्म है फर्स्ट स्लैब, और उसके बाद की कोई भी डेट फर्स्ट स्लैब। लेकिन 1 अप्रैल 1962 को जन्म है सेकंड स्लैब, और कहां से? ऑन और आफ्टर 2 अप्रैल 1942 से लेकर के 2 अप्रैल 1962 से पहले तक, मतलब इसको मैं इन अदर वर्ड्स लिखूं तो अगर उसका जन्म 2 अप्रैल 1942 या उसके बाद हुआ, लेकिन कहां तक? केवल 1 अप्रैल 1962 तक, तो सेकंड स्लैब एप्लीकेबल। सर आपने यहां 1 अप्रैल लिख रहे हैं, नीचे 2 अप्रैल लिखी, दोनों सेम ही चीज लिखी है, वहां 2 अप्रैल में बिफोर लिख दिया, 2 अप्रैल से पहले यानी 1 अप्रैल तक। क्यों? क्योंकि अगर 1 अप्रैल 1962 को भी जन्म हो जाएगा तो महाशय ये जो है 31 मार्च 2022 को 60 साल के मान लिए जाएंगे। इनकम टैक्स में बोर्ड कह रहा हम आपको ये फायदा इसी साल दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सेम तरीके से जब मैंने आपको तीसरा स्लैब पढ़ाया, अच्छा जैसे मान लो यहां पे आता, वापस रुकता हूं सेकंड स्लैब पे, अगर 2 अप्रैल 1942 को जन्म होगा तो कौन सा स्लैब एप्लीकेबल होगा? 2 अप्रैल 1942 को जन्म हुआ है, सेकंड साफ साफ लिखा है, देख के आप बता सकते हैं। 3 अप्रैल 1942 को जन्म हुआ है तो 3 अप्रैल 1942 सेकंड स्लैब। 4 अप्रैल 1952 को जन्म हुआ है तो सेकंड स्लैब। 1 अप्रैल 1942 को जन्म हुआ है तो 1 अप्रैल 1942 को जन्म हुआ है। सोच समझ के आपको उसकी उम्र जोड़नी है। क्या पहला स्लैब लगा दे 1 अप्रैल 1942 का मतलब 60 साल से कम का? नहीं ना। 1 अप्रैल 1942 को जन्म हुआ है तो सेकंड स्लैब लगेगा? नहीं। फर्स्ट स्लैब लगेगा? नहीं। कौन सा लगेगा? थर्ड स्लैब। तभी थर्ड स्लैब में मैंने लिखा था, थर्ड स्लैब में लिखा था कि थर्ड स्लैब एप्लीकेबल है या तो एज के हिसाब से देखें तो 80 ईयर्स या उससे ज्यादा, या डेट के हिसाब से देखें तो जिसका जन्म 2 अप्रैल 1942 से पहले हुआ हो।
2 अप्रैल 1942 से पहले मतलब 1 अप्रैल 1942 को हो गया हो या और पहले हो गया हो। अगर 2 अप्रैल 1942 को हुआ है तो, अगर 2 अप्रैल 1942 को हुआ है तो सेकंड स्लैब होगा। ये डेट जरूर याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होगी, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा उम्र का। नहीं याद करेंगे तो आप कैलकुलेशन करेंगे, और कई बार कैलकुलेशन करने में 80% उम्मीद होती है कि बच्चा वहां पे टेंशन के माहौल में होता है, गलत कराता है। जब अभी देखिए आप बिना स्ट्रेस के होते हैं तब नहीं निकलती उम्र, तो वहां पे स्ट्रेस के साथ आप क्या उम्र निकालेंगे किसी की? समझ में आ रही है बात को? इसी बारे में सर्कुलर है ये। तो मैंने ये जो सर्कुलर था, ये ऑलरेडी जब स्लैब लिखा तो मैं स्मार्ट हूं, मैं समझदार टीचर है आपका, मैंने ये ऊपर इसीलिए पहले ही कवर कर लिया। ये सर्कुलर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, वहीं पे मैंने लिख दिया कि उसका जन्म इस दौरान होगा तो पहला स्लैब एप्लीकेबल, इस दौरान होगा तो दूसरा, इस दौरान होगा तो तीसरा। तो ये जो सर्कुलर है इसमें कुछ भी नया आपको याद करके जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा दे रहा हूं। बाकी आप ऊपर वाली डेट्स याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। सर्कुलर में कुछ एडिशनल नहीं, मैंने डेट ऑलरेडी वहां मेंशन कर दी। पढ़िए क्या लिखा है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ 60 years और 80 years itself 31 March itself। हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, बोर्ड कह रहा है कि 60 इयर्स या 80 इयर्स का 31 मार्च इटसेल्फ हो जाएगा। किस केस में? इन केस ऑफ जो सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन जिसका बर्थ, जिसका जन्म हुआ 1 अप्रैल को, जिसका जन्म 1 अप्रैल से पहले हुआ, बाद में हुआ, कोई और डेट को हुआ, या मेरी तरह 9 दिसंबर को हुआ, उसके लिए कभी ये कंफ्यूजन थी नहीं। लेकिन जिसका अप्रैल फूल वाले दिन ही जन्म हो गया, आपने इसको यह क्या 1 अप्रैल वाला, जिसका जन्म 1 अप्रैल को हुआ था, कोई है? 2 अप्रैल वाले हैं। कौन है 2 अप्रैल वाले? आप हैं। तो 1 अप्रैल वाला कोई नहीं, तो 2 अप्रैल वाले को भी दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल वाला बड़ा कंफ्यूज रहता है कि मेरे साल कब कंप्लीट होंगे। तो लॉ कह रहा है जस्ट 31 मार्च को, जिस साल जन्म हो उसका जो 31 मार्च आएगा 1 साल कंप्लीट, अगला 31 मार्च आएगा 2 साल कंप्लीट, अगला 31 मार्च आएगा 3 साल कंप्लीट, ऐसे कर करके। ठीक है, तो वही लिखा है एन इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। जाहिर सी बात है नॉन रेसिडेंट होगा तो हम ये एज की जिम्मेदारियों में नहीं पढ़ेंगे, पहला ही स्लैब एप्लीकेबल। तो एक इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है इंडिया में एंड जिसकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा होती है, यानी सीनियर सिटीजन होता है, या फिर 80 और उससे ज्यादा होती है यानी वेरी सीनियर सिटीजन होता है, तो हम सभी को पता है कि ऐसे बंदे को एक हायर बेसिक एग्जिबिशन लिमिट की छूट मिलती है 3 लाख की या 5 लाख की रिस्पेक्टिवली। हमने कहा ये सबको पता है। कह रहा है सीवीडीटी का सर्कुलर क्लैरिफाई कर रहा है दैट अ पर्सन जिसका जन्म हुआ 1 अप्रैल वाले दिन, एग्जैक्टली वो घड़ी देख के 1 अप्रैल को पैदा हो गया, 1 अप्रैल में कभी भी किसी भी समय 1 अप्रैल को पैदा हो गया, कह रहा है उसको कंसीडर कर लेंगे, हम मान लेंगे कि उसने अटेन कर ली एक पर्टिकुलर एज 31 मार्च को ही। समझ में आई बात आपको? द डे दैट इज प्रीसीडिंग द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थडे, जैसे ही 1 अप्रैल को अपना बर्थडे मनाएगा, अगली 1 अप्रैल को, उससे जस्ट एक दिन पहले 31 मार्च को 1 साल का होगा। अगला जब सेकंड बर्थडे 1 अप्रैल को बनाएगा, उससे जस्ट पहले वो अपना 2 साल का पहले ही हो गया। बात समझ में आई? इन पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग कंसीडर्ड अ सीनियर और अ वेरी सीनियर सिटीजन वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द अबव क्राइटेरिया, जिसको मैंने फिर से साफ साफ लिख दिया, देयरफॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका 60th बर्थडे 1 अप्रैल 2022 को पड़ रहा है, वो 1 अप्रैल 2022 को केक में 60 मोमबत्तियां लगा के केक काट रहे हैं, 60 मोमबत्तियां उसकी लगी हुई। तो जरा समझिए हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से वो एक दिन पहले ही 60 साल का हो गया है। एक दिन पहले मतलब, एक दिन पहले मतलब 1 अप्रैल 2022 से एक दिन पहले बताओ जरा, 31 मार्च 2022 को ही वो 60 साल का हो गया। और अगर 31 मार्च 2022 को वो 60 साल का हो गया है तो 31 मार्च 22 का मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर होता है? 31 मार्च 22 का मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर ये शुरू हुआ होगा 2021 2022, ये प्रीवियस है। इस प्रीवियस ईयर में, या फिर कह लीजिए असेसमेंट ईयर, एक ही बात है, असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा 21-22 प्रीवियस ईयर के लिए, 22-23 असेसमेंट ईयर में इसके लिए आपका सेकंड स्लैब एप्लीकेबल कर देंगे। दैट इज प्रीवियस ईयर 21-22 में ही सेकंड स्लैब का हम फायदा आपको दे देंगे। ये लिखा है देयरफॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका 60th बर्थडे आता है 1 अप्रैल 2022 को,
would be treated as having attained the age of 60 year in the previous year 21-22, that is 31 मार्च 22 को ही वो आपका 60 साल का हो गया, यानी कि प्रीवियस ईयर 21-22 में, and would be eligible for higher basic exemption limit of 3 lakh in computing his tax liability for assessment year 22. Likewise, a resident individual whose 80th birthday falls on 1st April 2022, यानी 1 अप्रैल 2022 को जब ये केक काट रहे हैं तो इन्होंने कितनी कैंडल्स लगाई हुई हैं? 80 कैंडल्स इन्होंने लगाई हुई हैं, ठीक है ना। अब ये 80 इयर्स के इनकम टैक्स के हिसाब से किस दिन हो गए? जस्ट एक दिन पहले, यानी 31 मार्च 2022 को ही हो गए। वुड बी ट्रीटेड एज हैविंग अटेन्ड age of 80 years in the previous year 21-22 and would be eligible for higher basic exemption limit of 5 lakh in computing his tax liability for assessment year 22-23. समझ में आ गई बात आपको? अब जरा सुनिए, अगर आपको ये सर्कुलर ना समझ में आया हो या ना याद करके भी जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप केवल वो जो ऊपर मैंने डेट्स लिखी है ना स्लैब में, वो जरूर याद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। और बहुत ध्यान से याद करना, जैसे मैंने पहले लिखा है थर्ड वाले स्लैब में कि ऑन और बिफोर उसका जन्म हुआ हो, ऑन सॉरी डेट ऑफ बर्थ हो, सॉरी ऑन नहीं, बिफोर 2 अप्रैल 1942, तो इसको कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे कि 1 अप्रैल 1942 या उससे पहले अगर जन्म हुआ तो थर्ड स्लैब, या फिर ऐसे याद करना 2 अप्रैल 1942 से पहले हुआ हो, मतलब अगर एग्जैक्टली 2 अप्रैल 1942 हो डेट तो थर्ड स्लैब मत लगाना, क्योंकि यहां बिफोर 2 अप्रैल लिखा है ना, तो अगर एग्जैक्टली 2 अप्रैल 1942 है तो थर्ड मत लगाना, सेकंड लगाना। अब आप इसको सही से याद कर लोगे डेट्स को, पक्का? अच्छा जी सर, इतनी बात तो हो गई, अच्छी बात है बेटा। सर और कुछ बताओ? बाकी सब बेटा बढ़िया। सर पढ़ाई के बारे में कुछ बताओ। अच्छा, तो तुम पढ़ाई के बारे में सीखना चाह रहे हो? तुम चाह रहे हो कि हम ऐसा कुछ बताएं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा? हाँ सर, आप ऐसा कुछ बताइए कि जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पेपर लीक कर दीजिए, चलो पेपर लीक कर देता हूं, इससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना मिले तो पेपर गुस्से में छोड़ के आ जाना। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या पढ़ रहे हैं? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। एक जमाना था जब हर साल स्लैब आते थे, जब हर साल बजट आता था, तो लोगों की उम्मीदें होती थी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट गवर्नमेंट बढ़ा दे। जैसे आज आप जैसे 2.5 लाख पढ़ रहे हैं, तो हमेशा से 2.5 लाख थोड़ी ना थी, पहले 1.5 लाख थी, उससे पहले 1 लाख थी, और पहले 50,000, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई गवर्नमेंट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाती गई। तो लोगों की उम्मीदें रहती थी कि भाई गवर्नमेंट एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दे। लेकिन अब क्या है ना, अब गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा समझदार है, एक्स्ट्रा ही समझदारी आ गई है। कौन ज्ञान बांट रहा है? ये साक्षात विष्णु जी बता सकते हैं। गवर्नमेंट कह रही स्लैब नहीं बढ़ा रहा हूं भाई, स्लैब वही है, हम आपको रिबेट देंगे, छूट देंगे। हमने कहा कान ऐसे पकड़ लेते, कह रहे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। हमने कहा अच्छा, कह रहे हाँ हमारा फायदा है इसमें। हमने कहा बताओ भाई क्या है ये, क्या चीज है रिबेट? कह रहे रिबेट है जो मिलती है अंडर सेक्शन 87A। आपको सेक्शन याद करना है, कौन सा सेक्शन है रिबेट मिल रही है? 87 है। कुछ टैक्स से छूट मिल जाती, कुछ टैक्स कम हो जाता है। ये रिबेट है किसके लिए? रिबेट केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। किसके लिए है? रेसिडेंट इंडिविजुअल, और किसी के लिए रिबेट है ही नहीं गवर्नमेंट के लिए। और कोई इस रिबेट की तरफ आंख उठा के भी ना देख ले, ठीक है। ये रिबेट किसके लिए है? केवल रिबेट है रेसिडेंट इंडिविजुअल, और वो भी उस रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिसकी नेट इनकम वही टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, जिस पे टैक्स निकाल लो तुम, जिसकी नेट इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम हो, जिसकी नेट इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम हो, तो उसके लिए एक रिबेट की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी नेट इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट कह रही दूर भाग जाओ, तुम्हारे लिए रिबेट नहीं है, तुम्हारे लिए रिबेट है ही नहीं। लेकिन अगर 5 लाख या उससे कम है तो तुम मेरे पास आओ, हम तुमको रिबेट देंगे, हम तुमको कुछ छूट देंगे।
हमने कहा क्या छूट दोगे, कह रहा रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी नेट इनकम 5 लाख या उससे कम है तो वो 87 की रिबेट उठा सकता है। मैं कितनी, ये तो बताओ कितनी रिबेट दोगे। कह रहा है अमाउंट जो आप रिबेट देंगे, जो छूट देंगे, वो जितना तुम्हारा इनकम टैक्स आया। हमने कहा सेस जोड़ के, कह रहा नहीं। सरचार्ज जोड़ के, सरचार्ज तो वैसे भी नहीं जुड़ता है, 50 लाख से ऊपर वालों के लिए जुड़ता है। 50 लाख से ऊपर होगा तो रिबेट की बात ही नहीं आएगी। हम तो रिबेट किसको दे रहे हैं, जिसकी इनकम 5 लाख या उससे कम है। तो कह रहा केवल इनकम टैक्स जो निकालो उसका 100% ले लो या 12,500, दोनों में जो कम होगा उतनी छूट देंगे हम। जितना तुम्हारा टैक्स आया उसका 100% मतलब उतना ही टैक्स, यही बोल लो। टैक्स मान लो 2,000 आया तो 2,000 का 100% 2,000 रुपए, तो रिबेट मिलेगी 2,000 रुपए या 12,500 रुपए, विच एवर इज लेस। लेस क्या है, 2,000 की छूट मिल जाएगी, जीरो टैक्स हो जाएगा। 2,000 में से 2,000 माइनस होगा, जीरो बचेगा। जीरो का 4% सेस निकालो, निकालो कैलकुलेटर पे, जीरो का 4%, जीरो आएगा, जीरो टैक्स हो गया। हमने कहा अच्छा। हमने कहा ये रिबेट कब निकलती है, इससे निकलती है, मतलब रिबेट इज अवेलेबल फ्रॉम इनकम टैक्स, दैट इज बिना सरचार्ज जोड़े, बिना सेस जोड़े, जो इनकम टैक्स आए उस इनकम टैक्स का 100% या 12,500, दोनों में जो कम होगा उतनी रिबेट मिलेगी। तो रिबेट माइनस होने के बाद कोई टैक्स अगर बचता है तो उस पर 4% सेस जोड़ा जाता है बाद में। रिबेट माइनस होने के बाद जो फिगर अगर बची, जीरो ही बची, तो जीरो का 4% तो जीरो हो जाएगा। ज्यादा बची कुछ तो वो जो बचा उसका 4%। रिबेट सर 87A की किसको नहीं मिलती, इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एचयूएफ, एओपी, बीओआई या एनी अदर टैक्स पेयर अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल। किसको नहीं मिलती, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को नहीं मिलेगी। एचयूएफ, एओपी, बीओआई चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, रिबेट नहीं है किसके लिए, केवल है किसके लिए, एक ही जन के लिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल। कौन सा वाला, जिसकी उम्र 60 साल से कम हो, कि 60 से 80 हो, कि 80 से ज्यादा हो, किसी भी उम्र वाले को रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। केवल दो ही बातें, दो ही कंडीशन है, मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल और नेट इनकम 5 लाख हो या उससे कम हो तो हम आपको रिबेट देंगे। कितनी, जितना टैक्स आया उतनी ले लो या 12,500, मतलब ऑप्शन नहीं, दोनों में जो कम आएगा, जितना टैक्स आया वो या 12,500, दोनों में जो कम होगी उतनी छूट हम आपको देंगे, रिबेट आपको मिलेगी। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ध्यान से चलते हैं ना। कंप्यूट टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, अभी मैं डेट के हिसाब से आपको बता रहा था, अब आप डेट के हिसाब से समझ पाएंगे कि उम्र कितनी है। मैंने इस क्वेश्चन में जानबूझ के डेट दी है तो बच्चे डेट के हिसाब से भी उम्र निकाल पाए। कंप्यूट टैक्स पेबल on total income of Mr. X, okay, who is resident individual and born on 5th April 1962। तो पहले तो बताओ कौन सा स्लैब एप्लीकेबल है। फर्स्ट स्लैब पक्का कंफर्म है आपको ना, ठीक है सर। 5 अप्रैल 1962 को इनका जन्म हुआ, तो उसमें था ना फर्स्ट स्लैब में ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर, बिल्कुल सही फर्स्ट स्लैब है। ऑन और आफ्टर क्या डेट लिखी थी, 2 अप्रैल 1962, तो 5 अप्रैल 1962 पहला स्लैब एप्लीकेबल है। रेसिडेंट इंडिविजुअल भी है ये, और द प्रीवियस ईयर एंडिंग इतना इनकी ये इनकम है और हम लोग को टैक्स निकालना है। अच्छा चलो मैं निकलवाता हूं आपको। सबसे पहला केस है 2,60,000। थोड़ी देर के लिए हम रिबेट को भूल जाते हैं, 2,60,000 पे केवल टैक्स निकालते हैं, रिबेट को भूल जाते हैं, सेस भी नहीं जोड़िएगा, अभी कुछ नहीं, केवल टैक्स। और अब कितने रुपए तक की छूट है, 2.5 लाख रुपए की। तो 2,60,000 में 2.5 लाख रुपए माइनस कर दीजिए। 10,000 का कितने परसेंट, 5%, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% है, इसका 5% निकालो बेटा, 500 रुपए। अब सोचो इसको पहले तो रिबेट मिलेगी कि नहीं, वो दोनों कंडीशन इसने पूरी की कि नहीं। एग्जाम में आंखें बंद करके मत दे आना रिबेट सभी को। क्या ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है, पहली कंडीशन, हाँ। दूसरी कंडीशन क्या है, इसकी इनकम 5 लाख या उससे कम है, हाँ, तो रिबेट मिलेगी। कितनी मिलेगी, जितना टैक्स आया 500 रुपए या फिर 12,500, दोनों में जो कम होगा, कम क्या है 500, तो 500 रुपए की छूट मिलेगी। 500 रुपए में 500 रुपए की छूट मिलेगी तो टैक्स कितना बचेगा, जीरो। सेस कितना, जीरो। तो कैसे करा सर आपने, क्या फॉर्मेट बनाया इसका, देखते हैं बेटा। 2,60,000 पे टैक्स निकाला, पहला स्लैब एप्लीकेबल था जिसमें हमको पता है पहले 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं,
नेक्स्ट जो 10,000 बच रहा है, क्योंकि 2,60,000 में आप माइनस करेंगे 2,50,000 तो 10,000 बचेगा, 10,000 के 5% में 500, तो टोटल हो गया 500 रुपए का टैक्स। रिबेट इसको आपने कहा मिलेगी, क्योंकि रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इसकी नेट इनकम 5 लाख या उससे कम है। रिबेट कितनी मिलेगी? 500 रुपए। ये जो आया या 12,500 दोनों में जो कम है, तो आपने कहा 500 कम होता है, इसलिए मैंने लिखा इसके जस्ट नीचे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। फिर बैलेंस आया नील। फिर इस बैलेंस पे सरचार्ज जुड़ता है, सुन लेना ध्यान से फॉर्मेट, अब ये पूरा बनाया मैंने। बैलेंस पे सरचार्ज जुड़ता है। सरचार्ज नील क्यों किया मैंने? 50 लाख से ऊपर की बात होती तो सरचार्ज की बात होती, ठीक है ना। इनकम टैक्स एंड सरचार्ज टोटल करा, नील आया। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% नील का निकाला, नील आया, यानी टोटल टैक्स पेबल नील आया, जीरो, नहीं टैक्स देना। दूसरा केस ऐसे ही, जरा समझो। 3 लाख, पहले 3 लाख पे टैक्स निकालो, बिना रिबेट को माइनस करे, केवल टैक्स निकालो, बिना सेस जोड़े, बिना सरचार्ज जोड़े, कुछ मत करना। पहले कितना? 8500, 2500। कैसे? 3 लाख में क्या माइनस किया बेटा? 2,50,000, तो 50,000 बचा होगा, 50,000 का 5%, 2500 रुपए। अब सोचो इसको रिबेट मिलनी है कि नहीं? इतना ही एग्जाम में भी ऐसे ही सोचना जितनी तरीके से मैं सोचवा रहा हूँ। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही अपनी वे ऑफ थिंकिंग रखना है, डायरेक्टली बहुत तेजी में काम करने नहीं जाना है आपको। बाहर आपका मोदी जी इंतजार नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आपको मालाओं से स्वागत करेंगे। तो इसलिए कामली होके आपको वहां पे एग्जाम में काम करना है, सेंसिबली होके काम करना है कि मिलेगी रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। रेसिडेंट इंडिविजुअल है, नेट इनकम 5 लाख या उससे कम है, रिबेट मिलेगी। कितनी मिलेगी? आपने जो 2500 रुपए टैक्स निकाला, या तो उतनी या 12,500, दोनों में कम। 2500, तो टैक्स यहां पे भी हो गया जीरो, तो जीरो टैक्स आ गया, खत्म। ऐसे ही बताओ 5 लाख वाले पे पहले टैक्स निकालो, 5 लाख पे टैक्स, 5 लाख में क्या माइनस करोगे? 2,50,000 माइनस करोगे, करो। बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं, यहाँ पे रिबेट मिलेगी, बिल्कुल सही है। 5 लाख वाले पे भी रिबेट मिलेगी। 5 लाख में पहले टैक्स निकालें, तो 5 लाख में 2,50,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 2,50,000। इसका 5% निकालेंगे तो 12,500 आएगा। रिबेट कितनी मिलेगी? जो 12,500 आया या 12,500, दोनों में कम। 12,500 और 12,500 में कम क्या है? 12,500, 12,500, 12,500 की आपको रिबेट मिलेगी, और आपका टैक्स अल्टीमेटली यहाँ पे भी निल हो जाएगा, राइट। अच्छा अब बताओ 6 लाख पे निकालो, रिबेट वगैरह निकाल के माइनस करो, 6 लाख जो आखिरी केस था, 6 लाख पे पहले टैक्स निकालो। रिबेट मिलेगी कि नहीं? रिबेट मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? 5 लाख से ज्यादा इनकम हो गई, इसलिए रिबेट नहीं मिलेगी। तो 6 लाख में से 5 लाख माइनस करें, 1 लाख बचा, उसका 20%, 20,000 प्लस 2.5 लाख से 5 लाख का 5% होता है, 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500। तो 20,000 में 12,500 जोड़ दें, 32,500। रिबेट आपने मना कर दिया, 6 लाख है, इस पे बिल्कुल सही रिबेट नहीं मिलने वाली, इस पे आप 4% सेस को और जोड़ दीजिए, 33,800। आप समझ रहे हैं मिनिस्ट्री कितनी समझदार है? जरा समझो, मिनिस्ट्री ऐसी भी कर सकती थी कि जो स्लैब है, पहला स्लैब, उसमें 2.5 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को 5 लाख कर देती। उसने एग्जाम्पशन लिमिट नहीं छेड़ी, उसने अलग से रिबेट दे दी। क्योंकि अगर एग्जाम्पशन लिमिट छेड़ देती तो ये जो 6 लाख पे टैक्स निकलता इसका भी कम हो जाता। गवर्नमेंट ने रिबेट दी, तो रिबेट का फायदा केवल उन्हीं को मिल पाएगा जिनकी नेट इनकम 5 लाख या उससे कम है। 5 लाख से ऊपर आपकी इनकम बढ़ी, भले 1 रुपए बढ़ गई, 10 रुपए बढ़ गई हो, 100 रुपए बढ़ गई, 5 लाख से ऊपर इनकम बढ़ी, रिबेट के दायरे से आप आउट। 1 रुपए की रिबेट नहीं है। मतलब आप ट्रेजेडी समझिएगा, जरा समझाता हूं मैं आपको, आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। हम लोग के पास क्लाइंट आते हैं, सर कहते हैं सर इतनी इनकम निकाल दीजिए कि बहुत कम टैक्स, थोड़ा टैक्स दे दें, है ना। ऐसे ऐसे आते हैं कि सर थोड़ा टैक्स दे दे, बस ऐसा निकाल दे। हम कहते हैं साहब थोड़ा टैक्स नहीं होता, अब या तो ज्यादा टैक्स होता है या तो बिल्कुल नहीं होता। कहते सर कैसी बातें कर रहे हैं? हमने कहा देखो अगर तुम्हारी इनकम हम 5 लाख बताते, तुम अपनी इनकम 5 लाख बताते, देखो मैं आपको बहुत कुछ सिखा रहा हूँ जो नहीं भी सिखाना चाहिए। हाँ, हमने कहा अगर तुम अपनी इनकम 5 लाख दिखाते हो तो 0 रुपए का टैक्स बन रहा है। ये देखो ना, केस 3 में 5 लाख की इनकम पे कितना है? 0। क्यों? रिबेट मिल रही है, रिबेट की वजह से 0 बन रहा है। और अगर तुम्हारी इनकम मान लो मैंने 5 लाख 100 रुपए दिखा दी, तुम कह रहे हो ना हमें थोड़ा टैक्स देना है, 5 लाख 100 रुपए दिखा दी,
5,100,000 पे जरा टैक्स निकालो, रिबेट मिलेगी पहले तो बताओ। रिबेट नहीं मिलेगी, टैक्स निकालो जरा कितना बन रहा है। 5,100,000 पे 5,100,000 पे टैक्स, 5,100,000 माइनस 5,100,000 बचे, इसका 20% 20 रुपीज प्लस 5 लाख तक पे टैक्स कितना होता है 12,500। 2.5 लाख से 5 लाख पे 12,500 वो भी तो दोगे कि नहीं दोगे, प्लस 12,500 टैक्स आया 12,520। रिबेट मिलेगी नहीं, 4% सेस जोड़ो तो आता है 13,020 रुपए। चेक करो आ रहा है। तो मिनिस्ट्री बड़ी समझदार है। अब या तो टैक्स कोई दे नहीं, बहुत से ऐसे दनफंदिया होते हैं जो कहते हैं हम अपने हिसाब से थोड़ी इनकम दिखा दें, कोई प्रूफ नहीं कुछ नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। तो पहले तो ऐसा होता था कि चलो वो कह रहे हम 2,000 रुपए टैक्स देना चाहते हैं। अब सब बचा नहीं ना, 2,000 क्या दोगे, 2,000 नहीं है, कुछ टैक्स ही नहीं, 2,000 कहां से आएगा, आएगा नहीं टैक्स। तुम अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, तुम कह रहे हम 2,000 टैक्स देना चाहते हैं, नहीं हो सकता। या तो टैक्स बनेगा नहीं, या बनेगा तो ये 13,000 समथिंग बन रहा। आओ दो। मिनिस्ट्री की समझदारी देखिए, स्लैब रेट नहीं बढ़ा रही है, रिबेट दे रही है 87A की। तो उसको कहते हैं जरूरत से ज्यादा समझदारी। जैसे ही 5 लाख से ऊपर इनकम बढ़ी, रिबेट चूना, और 5 लाख या उससे कम है तो अल्टीमेटली रिबेट मिल करके आप देख ही रहते तीनों केसेस में नील के बराबर बन जा रही थी। ठीक है ना। तो स्लैब मत याद कर लीजिएगा ऐसे कि 5 लाख तक टैक्स नहीं होता है, ऐसे मत मैंने आपको याद कराया। ऐसे याद कराया क्या मैंने आपको, मैंने तो आपको प्रॉपर स्लैब पढ़ाई है। कुछ कुछ लोग मार्केट में बोलते हैं, कहते 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना होता, 5 लाख रुपए तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है सभी के केस में। ऐसा नहीं है, वो गलत पढ़ा रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं बच्चों को। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज 2,50,000, 3 लाख एंड 5 लाख as the case may be. And the resident individual whose income does not exceed rupees 5 lakh, he will get a rebate of under section 87A of 100% of income tax or 12,500 whichever is less. बेसिक एग्जामिशन लिमिट बढ़ के 5 लाख नहीं हो गई है सभी के लिए। बात समझ में आ गई। ठीक है सर। ऐसे ही बेटा अगला एक और मैंने रखा है 87A के लिए, आपको सिखा दूं। अच्छा एक यहाँ पे आने से पहले एक मिनट रुकना। जब मैंने आपको क्वेश्चंस इससे पहले भी तो काफी सारे कराए थे, उसमें हमने आपको 87A की रिबेट तो कुछ कराई नहीं, तो सारे क्वेश्चंस गलत हो गए क्या। क्वेश्चंस मैंने आपको जो कराए थे इससे पहले, जैसे ये ऐश्वर्या राय बच्चन का क्वेश्चन शुरू हुआ था यहां से, इसमें इसमें मैंने आपको कहीं 87A की रिबेट कही नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो गया क्या। मैंने आपको केसेस ही वो बना के दिए थे जहां रिबेट की बात ही नहीं है। आपको स्मार्ट टीचर मिला है। मैंने केसेस ऐसे बनाए थे जहां रिबेट की बात ही नहीं आई। देखो मैंने पहला केस और दूसरे केस में टैक्स ही नहीं बन रहा था, और फिर जो तीसरा केस से बनाया, कोई भी केस में 5 लाख से कम रखी नहीं इनकम, या तो ऐसी इनकम रखी कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट से नीचे पहुंच जाए तो टैक्स ही नहीं है, रिबेट की बात ही नहीं आएगी। तो या 5 लाख से ऊपर की इनकम रखी हुई है तो रिबेट मिलनी नहीं थी, हमको पता था। समझ गए। सेम तरीके से जब दूसरा स्लैब पढ़ाया तो मेरे को पता था दूसरे स्लैब में 3 लाख तक की बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, तो मैंने या तो केसेस 3 लाख से कम की इनकम के दिए जहां टैक्स ही जीरो हो जाए, या 5 लाख से ज्यादा के दिए। 3 लाख और 5 लाख के बीच का कुछ दिया ही नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वो तब देना था जब रिबेट पढ़ा दे। तो अब क्या लगता है आपको टीचिंग आसान है, और सोच समझ के पढ़ाना पड़ता है। ऐसे ही जो तीसरा केस दिया जहां 5 लाख की बेसिक एग्जामिशन लिमिट थी, वहां पे आपको जो केसेस दिए, वो कोई भी दे सकता था मैं, क्यों, क्योंकि 5 लाख या उससे कम है तो वैसे ही इसके लिए स्लैब क्या है, जीरो है, और 5 लाख से ऊपर बढ़ेगा तो रिबेट वैसे भी नहीं मिलती। तो यहां मैं आंख बंद करके कुछ भी डाल दिया, मेरे को मन जो किया। समझ में आई बात, क्लियर। और यहां पे हम लोग को रिबेट इसलिए मिली क्योंकि ये केसेस जो थे 2.5 लाख से कम के नहीं थे। 2.5 लाख से कम के होते तो वैसे ही जीरो हो जाता, रिबेट की बात ही नहीं आती। पहले स्लैब में अगर 2.5 लाख या उससे कम का कोई भी केस मैं आपको दे दूं तो आप जीरो कर देंगे, तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट से नीचे। और फिर मैंने आपको 2.5 लाख या 5 लाख के बीच के दिए, फिर मैंने कहा लेकिन एक और दे देता हूं इनको 6 लाख का, हो सकता है ये 6 लाख पे भी रिबेट निकाल के मेरे को बता दें, लेकिन 6 लाख पे आपको पता है रिबेट नहीं निकलनी। तो ये तो हो गया, ये तो उम्र हो गई पहले स्लैब वाले की। दूसरे स्लैब वाले की उम्र कर ली है क्या, ये कर लो एक क्वेश्चन। कंप्यूट टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसका जन्म हुआ है 1 अप्रैल 1962। देख लो मैंने कैसे पैनी बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ डाल दी, 1 अप्रैल 1962 को जन्म हुआ है।
बताओ कौन सा स्लैब? सेकंड स्लैब एप्लीकेबल। अभी यही 1 अप्रैल 1962 की जगह अगर मैं 2 अप्रैल 1962 कर दूं तो फर्स्ट स्लैब हो जाएगा। समझ गए? सेकंड स्लैब है, रेसिडेंट हैं आप, रेसिडेंट हैं, सेकंड स्लैब है, 3 लाख तक की बेसिक एक्सटेंशन लिमिट है। तो रिबेट की भी बात करते हैं। चलो पहला केस 3,10,000, 3,10,000 पे पहले टैक्स निकालो बिना रिबेट माइनस करे, पहले टैक्स 3,10,000 पे टैक्स 500 रुपए। 3,10,000 में से 3 लाख माइनस करेंगे, 10,000 बचेगा, 10,000 का 5% निकालेंगे, 500 रुपए का। 3 लाख क्यों माइनस करें? 3 लाख तक की छूट है ना। 500 रुपए या 12,500 दोनों में जो कम है 500। क्या आपने यहाँ पे ये चेक किया कि रिबेट मिलनी चाहिए? ये नहीं चेक किया आपने, आप मेरे जोखे में बोल गए। रिबेट आप मिलनी चाहिए, आप चेक तो कर लो पहले एक बार। क्या चेक किया, क्यों मिलनी चाहिए? रेसिडेंट इंडिविजुअल है, हाँ तो बोलो है रेसिडेंट इंडिविजुअल, और इसकी इनकम 5 लाख या उससे कम है, इसलिए रिबेट आपको मिलनी चाहिए, तो टैक्स जीरो हो गया। अगला केस 4,20,000, अगर इस पे केवल टैक्स निकाले बिना रिबेट को माइनस करें तो 4,20,000 में 3 लाख माइनस करते हैं 1,20,000 आता है, 5% निकालते हैं 6,000 आता है। रिबेट मिलेगी 6,000 या 12,500 दोनों में जो कम हो। तो कितनी मिलेगी? 6,000। हो सकता है एग्जाम में आपसे ऐसे कह दे, सेम क्वेश्चन दे दे 4,20,000 वाला, यही सेकंड स्लैब वाला रेसिडेंट इंडिविजुअल, और कहते आप बताओ कि इस केस में 87A की रिबेट कितने रुपए की मिलेगी। आपसे पूछ ले, क्या पूछ रहा है? टैक्स नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा है 87A की रिबेट कितने रुपए की मिलेगी। कितना बताओगे? 6,000 रुपए की रिबेट मिलेगी यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा तीसरा केस क्या था? 5 लाख रुपए, इस पे निकालो जरा टैक्स। 5 लाख में 2.5 लाख माइनस किया, सॉरी 3 लाख माइनस किया क्योंकि सेकंड स्लैब लग रहा है। 3 लाख माइनस किया तो 2 लाख आया। 2 लाख का 5% निकालेंगे 10,000 आएगा। रिबेट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। 10,000 या 12,500 दोनों में कम 10,000, तो टैक्स जीरो हो गया। 6 लाख वाले में रिबेट नहीं मिलेगी, तो टैक्स तो निकाल दो कम से कम। 6 लाख पे टैक्स तो निकाल दो। तो मिला लो, सामने आंसर दिया, देखो यही है। आ गया। अच्छा ये जो रिबेट मैंने आपको पढ़ाई, इसमें दो ही कंडीशन पढ़ाई, रेसिडेंट इंडिविजुअल और 5 लाख या उससे कम। एज कितनी होनी चाहिए? लॉ मना ही नहीं करता कितनी भी एज हो, लेकिन अगर बात समझें इसको और टेक्निकली जाएं, लॉ नहीं मना कर रहा, लेकिन और अंदर तक समझने की कोशिश करें, तो अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उसका स्लैब ही कौन सा लगता है? 5 लाख तक वाला, तो उसको रिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 लाख तक उसको वैसे ही टैक्स नहीं बनता है। आ गई बात समझ में? पक्का? ये रिबेट नॉन रेसिडेंट को मत देख के आना, एग्जाम में जो गलती करने के चांस रहेगा वो ये रहेगा, एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल दिया होगा, उम्र दी होगी 24 साल की, इनकम दी होगी 4 लाख, और पूछ रहा होगा टैक्स। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम का बता दिया क्या दिया होगा। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल दिया होगा, वो छोटा सा लिखा होगा इज अ नॉन रेसिडेंट, आप इग्नोर भी मार जाओ उसको कहीं। 24 साल की उम्र लिखी होगी, आप कहोगे जवान है ये। 4 लाख की इनकम लिखी होगी, आप जीरो में टैक्स लगाया होगे, 4 लाख में जीरो। आप कहोगे सर 4 लाख में टैक्स निकालेंगे, पहला स्लैब 24 लाख वाला, तो 4 लाख में 2.5 लाख माइनस करेंगे, 1.5 लाख बचेगा। 1.5 लाख का 5% निकालेंगे, 7,500 आएगा, आएगा ना, 7,500 आएगा। आप कहोगे सर रिबेट 7,500 या 12,500 सर ने सिखाया था, विच एवर इज लोअर, और एग्जाम में आप अपना कॉलर ऊपर कहते करते हुए कह रहे हो कि हम स्मार्ट है। 7,500 की रिबेट, 0 रुपए का टैक्स, जबकि रिबेट वहां पे नहीं मिलनी, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो टैक्स 75, क्या आंसर, किस में टिक लगाओगे, क्या आंसर होगा? 4 लाख रुपए की इनकम है, 24 साल का है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, तो किस कौन सही आंसर क्या है? टैक्स पूछ रहा है आपसे, निकाल के बता दो हमको। 4 लाख रुपए की इनकम है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 24 साल की उम्र रखी है, 7,800 पे आप टिक लगाओगे, क्योंकि 7,500 तो टैक्स बना। 4% सेस ना जोड़ना भूलना, भूलोगे तो नहीं, तो 4% सेस जोड़ोगे 7,800। और यहीं अगर सेम क्वेश्चन में नॉन हटा दें, रेसिडेंट इंडिविजुअल कर दें, तो जीरो हो जाएगा टैक्स बिकॉज ऑफ रिबेट।
ओके सर। सर और सिखा दो, और सिखा दूं? चलो और सिखाऊंगा बाद में, पहले तुम लोग का एक टेस्ट ले लेता हूं। अभी ताजा ताजा एक टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है? एक टेस्ट लेता हूं मैं आपका। एक सज्जन है छोटू, इसका नाम है छोटू, ठीक है ना? और उम्र आप बताओ। बहुत बाली उम्र है इसकी, 18 साल। देखो कैसी गंदी गंदी बातें आपके साथ मेरे को करनी पड़ती पढ़ाने के लिए। छोटा है, 18 साल का है। अच्छा, 18 साल की जगह अगर 10 साल का होता तो टैक्स निकलता? 5 साल का होता टैक्स निकलता? टैक्स तो निकलता ही ना। जो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल है तो टैक्स देना है, भले ही आप 18 की हो, 18 से कम क्यों है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 18 साल की उम्र है, पहला स्लैब यानी एप्लीकेबल है। और बहुत कम इसने इनकम कमाई। इसने जो टोटल इनकम कमाई वो कमाई 50 लाख रुपीज की पूरे साल में। बहुत ज्यादा कमाई ये कर नहीं पाया, करीब है। 50 लाख रुपए इसने की टोटल इनकम कमाई। आपसे कह रहा है टैक्स बता दो। सब कुछ कर करा के, सरचार्ज भी जोड़ देना, सेस जोड़ देना, जो जो करना है मतलब। आप जानकार हो, वो आपके पास बड़ी उम्मीदों से आया है कि बिना कोई चिटिंग विटिंग करे, अपना दिमाग लगा के आप उसको टैक्स बता दोगे। बहुत उम्मीदें लेकर के वो आपके पास आया है, उसकी उम्मीदों को मत तोड़ना। वैसे ही वो छोटा सा है, उसका दिल मत छोटा करना। आंसर बता रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 2-3 ऑप्शन लिख लूंगा। क्या बता रहे हैं? 9,49,000। ठीक है। उम्मीदें मत खत्म करना, मतलब सरचार्ज सेस सब जोड़ देना फिर बताना। और कोई आंसर हो तो? 13,65,000। ठीक है, मैंने ये भी लिख लिया। ओके, और बताइए आंसर। 50 लाख रुपीज, सरचार्ज वगैरह जो जो जोड़ना है सब जोड़ दीजिएगा। 50 लाख रुपए केवल कमा पाए हैं छोटू जी पूरे साल में। लिखा है 50 लाख रुपए कमा पाए हैं छोटू जी। आपके पास टैक्स निकालने के लिए पूछ रहे हैं। आपके पास टैक्स पूछ रहे हैं, बताइए। एक और ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं, किसी का आंसर ये आ रहा है 15 लाख। आ रहा है? देखा, मैं आपके दिल की बात समझ गया। आ रहा है तो बताते क्यों नहीं तुम लोग? आंसर आ रहा है, बताते नहीं। हमें लगता है किसी का सही आंसर आया ही नहीं। और किसका किसका आ रहा है? 1501500। और कोई इसके अलावा कुछ आ रहा हो तो भी बता दो। चलो अब जरा समझते हैं किसने किसने छोटू का दिल तोड़ा। ये जो छोटू है, ये आपके पास आया था। अब एक आंसर तो बिल्कुल ही फर्जी आया, पता नहीं कैसे आया। कितना? तो ये तो आंसर आपने खुद भी कह दिया कि फर्जी है, ये हटा दो, है ना? अब बचे इन दोनों में कोई एक सही। जी बिल्कुल, 15,01,500 यही सही है। इन बच्चों ने छोटू को बहुत बड़ा समझ लिया। छोटू छोटू था। छोटू की इनकम 50 लाख थी। आपने सरचार्ज जोड़ दिया। सरचार्ज नहीं जोड़ना। सरचार्ज तब जोड़ना है जब 50 लाख से ज्यादा हो। 50 लाख से ज्यादा ही नहीं। आप तो सिर्फ मेरे बहकावे में आ गए। मैंने कहा सरचार्ज है सब जोड़ देना, आपने सब जोड़ दिया। क्लाइंट तो आपसे कहेगा जो जो है सब निकाल दो। आप सही लॉ के हिसाब से काम करने वाले हैं। जैसे शेफ होता है, आप खाना खाने गए, आपने कहा बढ़िया सी दाल वाल बना दो चीनी नहीं डाल के। अब वो गुजराती होगा तो चीनी डाल लेगा। गुजराती नहीं है, चीनी थोड़ी ना डाल देगा आपके कहने पे। आप समझ रहे हैं? तो सरचार्ज यहाँ पे नहीं जुड़ना।
50 लाख से ऊपर इनकम नहीं है, तो ये आया 13,65,000, राइट? ओके, 13,65,000 सही आंसर है सेस जोड़ के। और अगर बिना सेस जोड़े केवल इनकम टैक्स पूछूं, मैं लिख रहा हूं इनकम टैक्स एंड सरचार्ज बता दो, इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। सरचार्ज मैं लिख रहा हूं लेकिन जोड़ना नहीं, अगर नहीं जोड़ना है तो तुम जोड़ना नहीं, मेरे कहने से मत जोड़ देना। कितना? 13,12,500, ठीक है, प्लस सरचार्ज तो सभी लोग बाद में, सॉरी सेस तो सभी लोग बाद में जोड़ ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सेम तरीके से एक और इंसान आपके पास आया, उसने आपकी काबिलियत देखी, बड़ा खुश हुआ, और एक आया आपके पास मोटू। मोटू की उम्र भी 18 साल की है। छोटू मोटू दोनों फ्रेंड है, छोटू गरीब है, मोटू अमीर है, ठीक है ना। मोटू जो कमाता है उसकी इनकम है 51 लाख, 51 लाख रुपए। इस पे बताओ, पहले टोटल बताना, या तुम टोटल ना बताना, तुम केवल इनकम टैक्स एंड सरचार्ज बता दो। सेस तो बाद में सभी बच्चे जोड़ ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, अब मैं लिख रहा हूं इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, नहीं जोड़ना हो तो मत जोड़ना, और जोड़ना हो तो जोड़ना, जो करना है वो करना, सेस मत जोड़ना, सेस बाद में जोड़ लिया जाएगा। 51 लाख पे मैं भी निकाल लेता हूं, 13 लाख कितना बेटा, फिर से निकालो एक बार, 23 लाख टैक्स निकाल दिया तुम। सेस अभी ना जोड़ना, सेस बाद में जोड़ लेंगे अपन लोग मिल करके। 51 लाख पे हाँ सरचार्ज जोड़ देना, सरचार्ज अगर जोड़ना हो तो जोड़ना, नहीं बनता हो तो मत जोड़ना। इनकम टैक्स एंड सरचार्ज पूछ रहा हूं, नहीं जोड़ने का मैंने तो मत जोड़ना, अगर आपको लगता है नहीं बनेगा यहाँ पे, दाल में चीनी नहीं पड़ती तो मत जोड़ना। 14,76,750 सरचार्ज जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? जोड़ा है, 10% जोड़ा है, 50 लाख से ऊपर है तो जोड़ा है, पहले वाले में क्यों नहीं जोड़ा फिर? 50 लाख से ऊपर थी नहीं, ठीक है साहब, प्लस सेस तो सभी बच्चे जोड़ ही लेते हैं। और आपको जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों कौन है? बहुत फ्रेंड है, बहुत ही गहरे दोस्त है, दोनों एक दूसरे को दुश्मनों की तरह चाहते हैं। एक दिन छोटू और मोटू बैठे थे, छोटू कहता है पूरे साल में, ये आ गया ना, अब पेन छोड़ दो, अब सिर्फ मेरी तरफ देखो। छोटू कहता है मोटू से, पूरे साल में मैंने 50 लाख कमाया। हंसते हुए कहता है तुमने क्या कमाया? मैंने पूरे साल में कितना कमा डाला? 50 लाख। मोटू बहुत तेज तेज हंसने लगा। मोटू कहता है छोटू कह रहा कैसे हंस रहे हो तुम? हमने 50 लाख रुपए कमाए। छोटू कह रहा छोटू कहता हमने कमाए हैं 51 लाख, तुमसे ज्यादा पैसा है मेरे पास। छोटू कितना कह रहा है? 50 लाख। मोटू कितना कह रहा है? 51। छोटू ने कहा चलो अच्छा टैक्स निकालते हैं, टैक्स भी तो देना पड़ेगा, हंसो नहीं तुम ज्यादा, टैक्स निकालते हैं। छोटू ने टैक्स निकाला, 13,12,500 है, सब्जेक्ट टू सेस, सेस को भी मैंने बाद में रखा है कि बाद में जुड़ा। मोटू ने टैक्स निकाला 14,76,750। जैसे ही दोनों का टैक्स निकला, छोटू कसकस के हंसने लगा मोटू कह रहा तुम क्यों हंस रहे हो? कमाया हमने ज्यादा है, हंसने की ताकत मेरे अंदर है, हंसना हमको चाहिए, तुमको नहीं हंसना चाहिए। छोटू तब भी हंस रहा है। छोटू क्यों हंस रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि छोटू कह रहा है देखो भाई, हमने 50 लाख कमाए, 13,12,500 टैक्स दे देंगे, प्लस सेस भी देंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए सेस को भी किनारे किया, यानी करीब करीब मेरे पास कितने रुपए बच जाएंगे? 50 लाख में अगर इतना करीब करीब टैक्स चला गया, आप नोट मत करना अभी क्योंकि अभी सेस नहीं जोड़ा है, तो करीब करीब मेरे पास खर्चा करने के लिए इतने बच जाएंगे, सेस भी जाएगा तो थोड़े से और कम हो जाएंगे, लेकिन करीब करीब इतने बच जाएंगे जिससे हम अपनी गर्लफ्रेंड को, 18 साल की उम्र है, गर्लफ्रेंड को घुमा सकते हैं, वर्ल्ड टूर पे ले जा सकते हैं। मोटू के पास कितने बचेंगे? मोटू के पास निकालो, 51 लाख में टैक्स ले जाएगी गवर्नमेंट 14,77,750, तो वर्ल्ड टूर पे ये जा पाएंगे क्या? 36 लाख
यानी मोटू के पास छोटू के मुकाबले कम बच रहा है कि ज्यादा बच रहा है? कम बच रहा है। जबकि ज्यादा मेहनत किसने करी थी, ज्यादा पैसे किसने कमाए थे? मोटू ने। अब मोटू बहुत तेज तेज रो रहा है। मोटू कह रहा है मिनिस्ट्री से ये कैसा लॉ बनाया है तुमने? एक इंसान जिसने 50 लाख रुपए कमाए थे उसके लिए टैक्स केवल 13,12,500, और हमने 1 लाख ज्यादा क्या कमा लिए, 50 का 51 क्या कर लिया तुमने, टैक्स डायरेक्टली 1 लाख से भी नहीं बढ़ा, उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब उसका 13,12,500 था तो मेरा चलो 14,12,500 हो जाता, 1 लाख पूरा टैक्स भी ले लेते अगर, तुमने तो उससे भी ज्यादा 14,76,750 मतलब 14,76,750 कर दिया। ये कैसा लॉ है? अगली बार से हम भी 50 लाख कमाएंगे। आप समझ रहे हैं मोटू की जेन्युइन दिक्कत, समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? थोड़ी देर के लिए अपने आप को मोटू मान लो, दिक्कत समझ में आ जाएगी। दिक्कत समझ में आ गई? ये ऐसा हुआ क्यों, मोटू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ज्यादा टैक्स क्यों बन गया एकदम से? सरचार्ज की वजह से। इनकम तो थोड़ी बढ़ी, लेकिन सरचार्ज एकदम से पूरे टैक्स पे 10% लग गया। मोटू ने कहा ये ना चल बे, ई ना चल बे, और मोटू पहुंच गया फाइनेंस मिनिस्टर के पास। मोटू ने कहा कि देखो मेरा एक दोस्त है छोटू, उसने कमाए 50 लाख, उसका टैक्स कम बन रहा है। हमने 51 लाख कमाए, हमारा बनना ज्यादा चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा बन रहा है। 1 लाख ज्यादा कमाए, टैक्स 1 लाख से भी ज्यादा बन रहा है। आज छोटू के पास ज्यादा पैसा हो गया और मेरे पास कम पैसा है, ई ना चल बे। फाइनेंस मिनिस्टर से कह रहा है तुम्हें जाने नहीं देंगे, ऐसे चलने नहीं देंगे। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है रुको रुको, हम तुमको कुछ रिलीफ देंगे। कह रहा हाँ, रिबेट हमने अंडर सेक्शन 87A वाली तुम्हारी पढ़ ली, हमको नहीं मिलेगी। हमारी इनकम तो 5 लाख से ज्यादा, हमको क्यों मिलेगी? कह रहा रिबेट नहीं बोल रहे, रिलीफ बोल रहे, सुनो तो। मार्जिनल लीव देंगे। कह रहा कहा दोगे? क्या देंगे? मार्जिनल रिलीफ। मोटू कह रहा मतलब क्या दोगे, लाओ दो जो देना है। कह रहे कुछ छूट देंगे, मार्जिनल लीव। कह रहा कैसे दोगे, कितनी दोगे? कह रहा सुनो 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 सुनो, तुमने 51 लाख रुपए कमाए, 51 लाख पे इनकम टैक्स एंड सरचार्ज आया 1476750। हम तुमसे ये फिगर हटा दे रहे हैं, माइनस वाली फिगर की हमको नीड नहीं थी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी थी। हम तुमसे परेशान ना हो, ये टैक्स शायद नाले हमको छूट दे दे। कह रहा छूट दे दे मतलब कोई पक्का नहीं, कह रहा हम निकालेंगे कि छूट मिलनी चाहिए कि नहीं, ये तो निकाल लेंगे सभी लोग 1476750। मिनिस्ट्री कह रही मोटू से, मिनिस्ट्री कह रही मोटू से कि अगर तुम 50 लाख कमाते, सरचार्ज नहीं लगता ना, 50 लाख कमाते तो कितना इनकम टैक्स एंड सरचार्ज बनता? मोटू कह रहा है 13,12,500। तुमने कितना ज्यादा कमाया? 1 लाख। मान लो हमने 1 लाख पूरा 100% तुमसे ले लिया, 1 लाख पे 100% टैक्स लगा दिया, पूरा 1 लाख ले लिया। 1 लाख कमाया, ज्यादा से ज्यादा कितना टैक्स ले लो? 1 लाख ले लो, वैसा तो नहीं कि 1 लाख कमाया तुम 1.5 लाख टैक्स ले लो। 1 लाख टैक्स और जोड़ दो तो कितना हुआ? तो 14,12,500। मिनिस्ट्री कह रही है भाई साहब हम इन दोनों फिगर को ध्यान से देखेंगे। हमने कहा दूसरी फिगर कैसे आई? कह रहा 50 लाख पे टैक्स प्लस 1 लाख पूरा पूरा, 50 लाख से ऊपर जितना कमाया पूरा पूरा। अभी नोट मत करना, अभी पूरा समझाना है, क्वेश्चन कराऊंगा। कह रहे हम दोनों फिगर को ध्यान से देखेंगे। जो नीचे वाली फिगर है रेड पेन वाली, अगर ये रेड पेन वाली फिगर कम होगी तो तुमको मार्जिनल लीव देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। रेड पेन वाली फिगर कम है कि ज्यादा है? कम है, हम मार्जिनल लीव देंगे। हमने कहा कितनी मार्जिनल लीव दोगे? कह रहा हम इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो जरा। 1476750 माइनस 1412500, 64250, इतनी मार्जिनल लीफ, इतनी छूट तुमको दे देंगे। मोटू कह रहा समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट कह रही मतलब तुम्हारा टैक्स जैसे निकला था 1476750 ना, इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ये निकाला था तुमने। मोटू कह रहा हाँ हाँ यही निकाला था। कह रहा इसमें से माइनस कर देंगे मार्जिनल लीफ तुमने जो निकाली 64250, फिर जो बचेगा इनकम टैक्स एंड सरचार्ज उस पे सेस जोड़ के हमको दे देना। हमने कहा कितना बचेगा, जरा माइनस करके बताओ कितना बचेगा? 1476750
माइनस मार्जिनल लीव 64250 माइनस करके बताओ 1412500। इस पे सेस जोड़ देना 4% और हमको चुप्पे चाप दे देना। इसका 4% निकालें। मोटू कह रहा है और छूट दो। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है बाहर निकल जाओ चुप्पे चाप, इससे ज्यादा 1 रुपए छूट नहीं देंगे, इतना तुम्हारा टैक्स पेबल आया। मोटू कह रहा है एक बार समझा तो दो कैसे निकला। मोटू को कैसे समझाएं, कैसे समझाएं, क्या निकाला हम लोग ने? हमने ये निकाला कि तुमने 51 लाख कमाया, तो 51 लाख पे इनकम टैक्स एंड सरचार्ज सभी को निकालना आता है, वो निकाल के लिख लिया, सेस पहले नहीं जोड़ा, इनकम टैक्स एंड सरचार्ज निकाल के लिख लिया। फिर उसके बाद मैं एक और कैलकुलेशन करने में पहुंच गया कि अगर इसने 51 लाख नहीं, 51 लाख से जस्ट नीचे वाला स्लैब कमाया होता। 51 लाख से जस्ट नीचे क्या था? 50 लाख। स्लैब में जाएं, अगर पूरा समझाऊं, स्लैब में पूरा मैंने लिखा हुआ था कि भाई 2.5 लाख तक, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक, फिर 5 लाख से 10 लाख तक, फिर 10 लाख से 50 लाख तक, फिर 50 लाख से 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, फिर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक, और 5 करोड़ से ऊपर। यही तो था स्लैब। तो जो 51 लाख से नीचे वाला जस्ट नीचे वाला स्लैब कितना होता है? 50 लाख। 50 लाख पे कितना टैक्स और सरचार्ज बनता है वो निकाल लो। हमने कहा 50 लाख पे टैक्स और सरचार्ज, सरचार्ज लग नहीं पा रहा है, 50 लाख है, टैक्स और सरचार्ज जो निकाला 1412500 आया, वो भी सभी बच्चों को निकालना आता है। फिर दोनों फिगर को घूर घूर के देखेंगे, अगर नीचे वाली फिगर कम होगी, जो 1412500 कम होगी, तो मार्जिनल लीफ मिलेगी। कम नहीं होगी, 1 भी रुपए की मार्जिनल लीफ नहीं होती, ऊपर वाली फिगर पे ही डायरेक्ट 4% सेस जोड़ते, टैक्स पे करिए। लेकिन यहाँ पे कम थी, मार्जिनल लीफ हमने आपको दी। कितनी मार्जिनल लीफ मिलेगी? इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, 1476750 या 1412500, दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जो कि आता है 64250, इतनी मार्जिनल लीफ मिलेगी। मतलब आपका इनकम टैक्स एंड सरचार्ज जो आया था 1476750, इसमें से 64250 माइनस करेंगे। एग्जाम में पूछे मार्जिनल लीफ कितनी होगी, तो 64250 आंसर है। इसमें से इतना माइनस करेंगे, तब इनकम टैक्स एंड सरचार्ज जो मार्जिनल लीफ के बाद बचेगा वो 1412500 बचेगा। इसका 4% सेस निकाल करके जोड़ देंगे और ये फिगर आ जाएगी। हमने कहा आपने बात अच्छी समझाई, अगर लिख के समझा दें, कह रहा हो लिखा हुआ है, लिख लेंगे, लिखा हुआ है हमारे पास, लिख करके समझ लेते हैं और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सरचार्ज जब भी लगेगा तब मार्जिनल लीफ की बात आएगी। अगर सरचार्ज ही नहीं लग रहा तो कभी मार्जिनल लीफ की बात भी नहीं आएगी, और मार्जिनल लीफ आपको चेक करनी पड़ेगी कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हर क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में सरचार्ज लग रहा है वहां मार्जिनल लीफ चेक करनी पड़ेगी, और ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं ले रहे मार्जिनल लीफ, लेनी पड़ेगी। ये जितने सेक्शंस आपको पढ़ाए हैं, चाहे वो रिबेट 87 की पढ़ा रहा हूं, चाहे मार्जिनल लीफ पढ़ा रहा हूं, ये सभी कुछ मैंडेटरी है, मिलेगा ही मिलेगा, लेना ही पड़ेगा। तो हमने कहा मार्जिनल लीफ के बारे में बता दो। कह रहा सुनो, वेयर टोटल इनकम एक्सीड करती है 50 लाख से ज्यादा, बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। 50 लाख से ज्यादा की टोटल इनकम है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। 50 लाख से ज्यादा है, लेकिन हमने कहा 50 लाख से कम क्यों नहीं लिखा? एबीसीडी में किसी में भी मैंने 50 लाख से कम नहीं लिखा, क्योंकि वहां सरचार्ज लगता ही नहीं, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। कह रहा है पहला केस जहां आपका 50, देखो यही तो 4 केसेस थे, एक बार देखना, स्लैब ऐसे ही तो थे। 50 लाख से 1 करोड़ था, 1 करोड़ से 2 करोड़ था, 2 करोड़ से 5 करोड़ था, और 5 करोड़ से अबव था। तो पहला वाला, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ तक है, तो क्या होगा? टोटल जो इनकम टैक्स एंड सरचार्ज शैल नॉट एक्सीड, कभी भी तुमको इनकम टैक्स एंड सरचार्ज इससे ज्यादा नहीं देना। अब देखा किससे ज्यादा नहीं देना, कह रहा टैक्स निकालो 50 लाख पे, 50 लाख पे टैक्स निकाल लो, प्लस टोटल इनकम माइनस 50 लाख कर लो। हमने कहा समझ में नहीं आया, कह रहा समझो, मान लो तुम्हारी इनकम 51 लाख होती, कितनी होती? 51 लाख। तो ए वाले में आता कि बी में कि सी में कि डी में? ए में। 51 लाख होती, तो कह रहा पहले 51 लाख पे अपना जैसे इनकम टैक्स और सरचार्ज निकालते हो वो निकाल लेना। 51 लाख पे जैसे निकालते हो वो निकाल लेना। हमने कहा हमें पता है 51 लाख पे कैसे निकालते हैं। 51 लाख में हम लोग कितना माइनस करते हैं? 10 लाख। 10 लाख माइनस करने के बाद जो आता है 41 लाख, उसका 30% जोड़ते हैं। 30% आता है 12,30,000 प्लस 1,12,500। ये मान रहा हूं कि पहला स्लैब एप्लीकेबल था, 1,12,500
जोड़ा 13,42,500 और फिर 51 लाख है तो 10% सरचार्ज निकलता है। कह रहा वो निकाल लेना, जोड़ दो। तो हमने कहा जोड़ करके 1476750, कह रहे ये फिगर लिख लेना 1476750। लेकिन तुमको टैक्स कितना देना होगा, इनकम टैक्स सरचार्ज, ये फिगर या जो ब्रैकेट में लिखी है, दोनों में जो कम होगी। हमने कहा ब्रैकेट में कैसे निकलेगा, कह रहा है ब्रैकेट में 51 लाख की इनकम थी, कैसे निकाले ब्रैकेट, टैक्स निकालो 50 लाख पे, 50 लाख पे टैक्स निकालो बेटा जरा सभी लोग। 50 लाख पे टैक्स एंड सरचार्ज, सेस नहीं जोड़ेंगे, सेस सबसे आखिरी में। 50 लाख में टैक्स एंड सरचार्ज, 50 लाख में से 10 लाख गया, 40 लाख का 30%, 12 लाख प्लस 1,12,500, सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि 50 लाख पे सरचार्ज नहीं होता। हमने कहा 13,12,500 पहला ब्रैकेट हुआ, कह रहा दूसरे ब्रैकेट को भी तो सॉल्व करो, प्लस दूसरे ब्रैकेट में लिखा टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी तुम्हारी इस केस में, मैंने एग्जांपल के में कितनी मानी, 51 लाख। 51 लाख माइनस 50 लाख कितनी बची, 1 लाख प्लस 1 लाख कितना हुआ, 14,12,500। तुम्हें जो इनकम टैक्स एंड सरचार्ज देना होगा वो इन दोनों फिगर में जो कम होगा उतना देना होगा। दोनों फिगर में कम क्या है, 14,12,500। तो तुम्हें 1476750 नहीं देना, 1476750 में हम मार्जिनल लीफ तुमको देंगे, हम मार्जिनल लीफ माइनस करेंगे। हाँ कितनी माइनस करेंगे, कितनी माइनस करेंगे सर, बेटा इन्हीं दोनों का डिफरेंस माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आया था ये, माइनस करने के बाद जो फिगर है वो उतनी ही बचनी चाहिए, 1412500। अच्छा सर अगर 52 लाख होता तो भी चेक करते, बिल्कुल चेक करते बेटा, सभी में हम चेक करते। अभी मैं आपको करवाऊंगा, अभी मैं आपको चेक कराऊंगा। चलो मैं आपको चेक करा ही देता हूं। पहले तो मार्जिनल लीफ मिलेगी कब, मार्जिनल लीफ तब मिलेगी जब ये फिगर आपकी, दैट इज जो इस केस में 1412500 है, ये फिगर कम आएगी तो मार्जिनल लीफ मिलेगी, नहीं तो मार्जिनल लीफ नहीं मिलेगी। मान लो 52 लाख होता, 52 लाख, 52 लाख पे पहले नॉर्मल इनकम टैक्स एंड सरचार्ज जैसे तुम्हें निकालना आता है वैसे निकाल लो। 52 लाख पे अपना निकालो, 52 लाख में मैं मदद कर रहा हूं, पहला स्लैब लगाना। 52 लाख में 10 लाख माइनस करो, 42 लाख, 42 लाख का 30%, 42 लाख का 30%, 12,60,000 प्लस 1,12,500, 13,72,500 और 52 लाख है तो सरचार्ज जोड़ देना, जैसे निकालना सिखाया था वैसे ही। मार्जिनल लीफ को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सरचार्ज जोड़ दीजिए। कितने परसेंट जोड़ेंगे, 10% जोड़ दो तो आता है 156, अभी मत जोड़ा, तो अभी आता है सरचार्ज जोड़ के 1509750। चेक करो सभी लोग कितना ही आ रहा है, फिर से निकालो। 52 लाख पे मैं आपको समय दे रहा हूं, 52 लाख पे जैसे आपको इनकम टैक्स एंड सरचार्ज निकालना आता है वो निकालो। 52 लाख पे तो आपकी फिगर आएगी, यहाँ लिख रहा हूँ, 52 लाख पे अगर निकालोगे, जैसे तुम लोग को निकालना सिखाया कि 52 लाख में 10 लाख माइनस करेंगे, 42 लाख उसका 30% प्लस 1,12,500, जब दोनों को जोड़ देना तो उसपे 10% सरचार्ज जोड़ देना, तो कितना आएगा बताओ हमको, 15,09,750। ये एक फिगर निकल आई। अब चेक करेंगे मार्जिनल लीफ मिलनी चाहिए कि नहीं। मार्जिनल लीफ के लिए क्या करें, ये येलो से जो हाईलाइटेड है, टैक्स निकालो 50 लाख पे, 50 लाख पे टैक्स 13,12,500 प्लस प्लस टोटल इनकम माइनस 50 लाख। बताओ इस केस में मैंने टोटल इनकम कितनी मानी अभी, 52 लाख, तो 52 लाख टोटल इनकम माइनस 50 लाख कितना हुआ, 52 लाख माइनस 50 लाख 2 लाख, तो 13,12,500 प्लस 2 लाख 15,12,500। मार्जिनल लीफ तब मिलेगी जब ये फिगर कम होगी। क्या ये फिगर कम है, क्या ये फिगर कौन सी कम है, ऊपर वाली कम है कि ये कम है, ऊपर वाली खुद ही कम है, तो आपको यहां पे मार्जिनल लीफ नहीं मिलेगी। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्वेश्चंस तो ऊपर भी कराए थे, देख क्या मैं नहीं जा रहा ऊपर, मैंने क्वेश्चंस ऊपर भी कराए थे, ऊपर मार्जिनल लीफ पढ़ाने से पहले जब तीनों स्लैब पढ़ाए थे, हर स्लैब के बाद एक ऐश्वर्या राय का क्वेश्चन कराया था, ऐश्वर्या राय बच्चन, देखो देखो कराया था। उसमें मैंने कुछ केसेस ऐसे भी तो दिए थे जहां पे सरचार्ज भी निकल रहा था, 52 लाख भी तो दिया था। वहां पे आपने मार्जिनल लीफ क्यों नहीं निकाली, क्योंकि मैंने आपको तब तक सिखाई नहीं थी। लेकिन मैंने ऐसे ही केसेस दिए थे जानबूझ के जहां मार्जिनल लीफ नहीं मिलती, मैंने 51 लाख जानबूझ के नहीं दिया था, क्योंकि 51 लाख में मार्जिनल लीफ मिलती और 52 लाख पे मेरे को पता था नहीं मिलती। चेक अभी मैंने आपको करा दिया, 52 लाख पे मार्जिनल लीफ
नहीं मिल रही, आपने 1509750 यही टैक्स निकाला था, प्लस इस पे 4% सेस कर दिया था, तो आपका आंसर जो आया था 52 लाख पे, वो आया था केस 3 था ना, 52 लाख पे आपका आया था 15,70,140। लेकिन जब आप करोगे, ये तो मेरे को पता था नहीं मिलेगी, आपको थोड़ी ना पता था, तो अब से आप जब आप करोगे, चाहे 52 लाख पे भी करोगे, तो आपका दायित्व है, आपका धर्म है कि आप क्या चेक करोगे, मार्जिनल लीव। सरचार्ज जब भी होगा तो आपका दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मैं मार्जिनल लीव चेक करनी है, सर ने बोला था हमें चेक करनी है। ऐसे ही जैसे मैंने 1,03,00,000 लिया है ना, एक और ऐश्वर्या राय बच्चन पे केस 4, 1,03,00,000, मेरे को पता है यहाँ पे मार्जिनल लीव नहीं मिलने वाली, मैंने बहुत सोच समझ करके आपको वो केसेस दिए थे, ठीक है। तो मार्जिनल लीफ हम लोग हमेशा चेक करने वाले हैं, और मार्जिनल लीफ तभी मिलेगी जब ये ब्रैकेट वाली फिगर कम होगी। सेम तरीके से मैंने अगला बी बनाया है कि अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 1 करोड़ से ज्यादा टोटल इनकम है, लेकिन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा आपकी टोटल इनकम नहीं है, 1 करोड़ से यानी 2 करोड़ के बीच में, तो आपको टोटल इनकम टैक्स एंड सरचार्ज जैसे निकालता सिखाया पहले वो निकाल लो, जैसे निकालना सिखाया वो निकाल लो, उसके बाद ब्रैकेट में निकालो क्या क्या निकालें, टैक्स ऑन 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ पे बताओ सभी को टैक्स निकालना आता है, 1 करोड़ पे टैक्स और सरचार्ज अगर मैं आपसे निकालने के लिए कहूं तो निकालना आता है कि नहीं, 1 करोड़ केवल इनकम होकर किसी की, भूल जाओ मार्जिनली, 1 करोड़ पे आता है, 1 करोड़ पे सरचार्ज जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, अगर 1 करोड़ की इनकम हो तो कितना सरचार्ज जुड़ता है, 10%। तो वही मैंने लिखा कि 1 करोड़ पे टैक्स निकालो, यानी सरचार्ज 10% के लेने के बाद, यानी शॉर्ट 1 करोड़ पे टैक्स एंड सरचार्ज निकाल लो जितना निकलता है, प्लस करो टोटल इनकम माइनस 1 करोड़ की, 1 करोड़ से कितना ज्यादा कमाए, फिर ये जो पूरी ब्रैकेट की फिगर आएगी ये, या फिर ऊपर वाली फिगर ये जो तुम्हारी नॉर्मल इनकम टैक्स एंड सरचार्ज जो तुम निकालोगे, इन दोनों में जो कम है वो पे करना है। इन शॉर्ट ब्रैकेट वाली फिगर यानी जो येलो में है इस समय, जो येलो में है इस समय, जो येलो में है, अगर ये फिगर कम होगी तो मार्जिनल लीफ मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और मार्जिनल लीफ मिलती कितनी है, जो रेड से अंडरलाइन है और जो येलो में, इन दोनों का डिफरेंस माइनस किससे होता है, रेड वाली जो अंडरलाइन है उस फिगर से माइनस होता है। सेम तरीके से अगर तुम्हारी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, तो अपना पहले जैसे इनकम टैक्स और सरचार्ज निकालना आता है वो निकाल लो, फिर क्या करो 2 करोड़ पे टैक्स निकालो, बताओ 2 करोड़ पे सभी को टैक्स निकालना आता है, 2 करोड़ पे कितना सरचार्ज होता है, 15%, 15% सरचार्ज लगाने के बाद टैक्स निकाल लो, और फिर प्लस कर दो जितनी इनकम, टोटल इनकम माइनस 2 करोड़, यानी 2 करोड़ से इतनी ज्यादा इनकम है वो कर लो ये, फिर अगेन येलो वाली फिगर को और रेड से जो हाईलाइटेड है उस फिगर को, दोनों फिगर को घूर घूर के देखो, दोनों में जो कम होगी वो जमा करना है। इन शॉर्ट अगर येलो वाली फिगर कम है तो मार्जिनल लीफ मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। खुद ही रेड वाली फिगर अगर कम होती है तो मार्जिनल लीफ मत दे आना, तो कितनी मिलेगी, दोनों में जो डिफरेंस आएगा दोनों का, रेड वाली फिगर और येलो वाली फिगर। सेम तरीके से अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो पहले जैसे निकालना आता है इनकम टैक्स एंड सरचार्ज वैसे निकाल लो, और फिर क्या करो, फिर 5 करोड़ पे टैक्स निकालो, बताओ 5 करोड़ पे टैक्स पे कितने सरचार्ज लगता है, 5 करोड़ की इनकम पे 25%, 5 करोड़ से ऊपर होता है 37%, तो 5 करोड़ पे टैक्स निकाल लो, 25% सरचार्ज जोड़ने के बाद फिर टोटल इनकम में 5 करोड़ माइनस करो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, मेरे साथ साथ चलना, जितना मैं पूछूं केवल उतना बताना, उतना ही करना, ज्यादा आगे मत भागना। हम्म? चलो देखें, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज है 42 ईयर्स, कौन सा स्लैब एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट, हैविंग टोटल इनकम है 51 लाख की, कह रहा है 51 लाख की टोटल इनकम है, इसकी इनकम निकालिए, एज्यूम करिएगा कि इसकी टोटल इनकम में सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, फिक्स डिपॉजिट है, ये लाइन काहे लिख दी, एज्यूम करिएगा इसकी टोटल इनकम में ये हम क्या, हमें क्या मतलब है, ये लाइन इसलिए लिख दी कि कोई भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो 15% मान लो टैक्स लग जाता, लॉटरी इनकम होती तो उस लॉटरी पे 30% टैक्स होता, 112A वाला होता तो 1 लाख से ऊपर के कैपिटल गेन पे 10% टैक्स लगता, 112 वाला होता तो 20% या 10% कुछ भी होता। तो ये मैंने कहा कि बाकी यानी स्पेशल वाला कुछ नहीं, और अगर ये लाइन ना भी लिखता तो भी हम यही मानते कि नॉर्मल इनकम है, स्पेशल रेट अपने आप ना लगाते, स्लैब ही लगाते। तो भाई 51 लाख पे, आगे मत पढ़ना मेरे साथ चलो, जरा बताओ क्वेश्चन में मार्जिनल लीव के लिए बोल तो रहा नहीं, आप चेक करोगे कि नहीं, करेंगे, क्वेश्चन बोले या ना बोले। सरचार्ज की बात है क्या यहाँ पे, क्योंकि 50 लाख से ऊपर है। अच्छा 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, क्यों, 5 लाख से ऊपर पे रिबेट होती नहीं, वैसे भी एक बात बताऊं आपको, जहां पे सरचार्ज होगा
वहां रिबेट नहीं होगी, जहां रिबेट होगी वहां सरचार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो भाई कैसे करने वाले हैं, बिल्कुल दिमाग में पेन नहीं लेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। 51 लाख पे केवल इनकम टैक्स और सरचार्ज निकाल दो जैसे निकालना आता है, भूल जाओ मार्जिनल लीव को। 51 लाख पे इनकम टैक्स एंड सरचार्ज निकाल दो जैसे आपको निकालना आता है, कैलकुलेटर पे लिख के जैसे आपके श्रद्धा करे। 14,76,750, 14,76,750, ये तो सभी ने निकाल लिया। अब क्या करो, अब क्या करना, अब क्या करना, घर पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये खोल के घर पे चेक करना पड़ेगा कि 51 लाख की इनकम ए बी सी डी में किस में जा रही है, ए में जा रही है, ए बी सी डी में ए में जा रही है। तो आपको ये फिगर निकालनी पड़ेगी, ये ब्रैकेट वाली फिगर, इसको सॉल्व करो, निकालो। 51 लाख की इनकम है तो ये ब्रैकेट वाली फिगर निकालो, 14,12,500, सभी लोग निकालो। 50 लाख पे टैक्स निकालो और फिर जो और लिखा है, जो जो लिखा है वो करो, जैसा लिखा है बस वैसा, ब्रैकेट वाली फिगर जो येलो से हाईलाइटेड है ये निकाल दो। 14,12,500, क्योंकि टैक्स आया होगा 50 लाख पे 13,12,500 और प्लस 1 लाख आपने और जोड़ा है। 51 लाख माइनस 50 लाख तो 1 लाख, 1 लाख और जोड़ा, 13,12,500 में 14,12,500, 14,12,500। हाँ, निकाल लिया। अब क्या करना, घर पे वर्किंग नोट में आप इन दोनों फिगर को लिख लेना कहीं पे किनारे। एक फिगर आपने निकाली खुद 14,76,750, एक ब्रैकेट वाली फिगर मैंने आपको कहा निकालो 14,12,500, कहीं पे लिख लेना और लिख के फिर इन दोनों फिगर्स को घूर घूर के देखना। अगर ये फिगर कम होगी तो मार्जिनल लीफ मिलेगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये फिगर कम होगी तो मार्जिनल लीफ मिलेगी, नहीं तो मार्जिनल लीफ नहीं मिलेगी। ये फिगर कम है, मार्जिनल लीफ मिलेगी, कितनी मिलेगी, जो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 64250। अब आप 64250 माइनस किससे करोगे, किससे माइनस करें, 147 जो ओरिजिनल आपका इनकम टैक्स एंड सरचार्ज आया था 1476750, इसमें से मार्जिनल लीफ माइनस कर दी 64250 की, तो इनकम टैक्स एंड सरचार्ज आफ्टर मार्जिनल लीफ बचा 1412500, इस पे 4% का सेस लगता है। 1412500 पे 4% निकालोगे 56,500 आएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हें जो टैक्स देना है वो 1469000 देना है। समझ गए। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, घर पे तो आप 5 बार लगाने ही वाले हैं, अगर आप एग्जाम में वाकई इनको करना चाहते हैं तो कम से कम 5 बार आपको लगाना है। एक और क्वेश्चन, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, एज है 51 ईयर, टोटल इनकम है 1,01,00,000। आप भूल जाओ पहले मार्जिनल लीफ को, पहले 1,01,00,000 पे टैक्स निकालना सभी को आता है। 51 ईयर से पहला स्लैब लगाओ, 1,01,00,000 पे इनकम टैक्स एंड सरचार्ज निकाल दो बिना सेस जोड़े, जैसे आपको निकालना पहले सिखाया था वैसे निकाल दो 1,01,00,000 पे। कितना बता रहे हैं, गलत आ रहा है, फिर से निकालो, फिर से, अच्छा एक बार फिर से बोलो क्या बोल रही थी फिर से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1,01,00,000 रुपए पे जैसे आपको सिखाया है वो टैक्स निकालो, इनकम टैक्स और सरचार्ज जो जो करना होता है सब करो, 1,01,00,000 पे बिना मार्जिनल लीव को भी ध्यान रखे करो। यही आ रहा है 3268,875, दैट इज 32,68,875, यही आ रहा है। अब इस फिगर को निकाल करके एक जगह लिख लो और आगे कैलकुलेशन अभी नहीं करते, उसके बाद क्या करने जाते हैं हम लोग, चेक करने जाते हैं कि मार्जिनल लीव मिलनी है कि नहीं मिलनी, जिसके लिए
आप ये ए बी सी डी वाला खोल के बैठ जाएंगे और आप मेरे को बताएंगे कि 1 करोड़ 1 लाख रुपए किसी ने कमाया है, तो वो ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा कि डी में जाएगा? किसमें? बी में जाएगा। अब बी में अगर जाएगा 1 करोड़ 1 लाख, तो अब ये जो ब्रैकेट वाली फिगर, इसको सॉल्व करके निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। ओके, बी वाली फिगर की वैल्यू निकालिए। ब्रैकेट पूरा सॉल्व कर लिया ना? ये कितना बता रहे हैं? 3। ये 3 1, यार ये 3193750, 3193750 आ रही है? सभी की आ रही है? कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी कौन सी? ये आ गई थी, ये आई थी, ये भी नहीं आई थी, ये आई थी। तो इसको करो, फिर से करो, दोबारा करो, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, करो। वर्किंग नोट में मैंने बना भी रखा है, अगर आप थोड़ा रेफर करना चाहो तो रेफर भी कर लो। वेयर द टोटल इनकम एक्सीड कर रही है 1 करोड़ से, बट डज नॉट एक्सीड कर रही है 2 करोड़, हाँ 1 करोड़ 1 लाख थी, देन द टोटल इनकम एंड सरचार्ज शेल नॉट एक्सीड, वही ऊपर वाली जो बी वाला था वो मैंने कॉपी पेस्ट करा नीचे, टैक्स ऑन 1 करोड़ विद सरचार्ज ऑफ 10%, 1 करोड़ पे 10% सरचार्ज लगता है, सभी को पता ही है, प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। तो टैक्स जब 1 करोड़ पे निकालेंगे और 10% सरचार्ज भी जोड़ देंगे तो वो उतना आएगा 309375। और फिर प्लस के बाद दूसरा जो ब्रैकेट है, टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख की माइनस 1 करोड़, 1 करोड़ 1 लाख में 1 करोड़ माइनस करेंगे तो 1 लाख बचेगा, यानी प्लस 1 लाख। जब वो कर देंगे तो 3193750 आ जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? घूर घूर के दो फिगर्स को देखना है। इस समय दो आपको येलो से फिगर्स दिख रही हैं, एक 32688875 और एक 31 वर्किंग नोट वाली 3193750। अगर वर्किंग नोट वाली फिगर कम है तो मार्जिनल लीफ मिलेगी, नहीं तो मार्जिनल लीफ नहीं मिलेगी। वर्किंग नोट वाली फिगर यहाँ पे कम है, मार्जिनल लीफ मिलेगी। कितनी मिलेगी? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आएगा? 75125। तो मार्जिनल लीफ मिलेगी 75125, इसमें से माइनस कर देंगे 32688875 में से 75125 मार्जिनल लीफ माइनस करेंगे तो इनकम टैक्स सरचार्ज आफ्टर मार्जिनल लीफ आएगा 3193750। सेस इस फिगर पे जोड़ेंगे 3193750 का 4%, तो इतना आएगा, और टोटल टैक्स आपको 3321500 देना पड़ेगा। सेम तरीके से अगला क्वेश्चन, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी। एज है 58 ईयर्स की, टोटल इनकम है 2 करोड़ 1 लाख, असेसमेंट ईयर है 22-23, टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ठीक है भैया, अच्छी बात है, 2 करोड़ 1 लाख पे। अब बताओ, मैं नहीं बता रहा हूँ कैसे करना है, कर पाओगे? करो अपने आप 2 करोड़ 1 लाख पे।
भाई ये वाला पूरा क्वेश्चन आपको अपने आप ही सॉल्व करना है। पहले 2 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालिएगा, जैसे आप लोगों को निकालना सिखाया गया है। फिर उसके बाद वर्किंग नोट निकालिएगा, हाँ वो देख लीजिएगा कि मार्जिनल लीफ का वो ए बी सी डी में किस में जा रहा है उसके हिसाब से। और फिर दोनों फिगर को घूर घूर के देखिएगा, अगर वर्किंग नोट वाली फिगर कम होगी तो मार्जिनल लीफ मिलेगी। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब आपको यहाँ तक पहुंचना है कि ये 7055, मेरे पास 750, ये आंसर है। आपको यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक आपको पूरा पहुंचना है खुद। ये आ गई बिफोर वाली, आ गई मार्जिनल लीफ, ये फिगर आ गई 7303125। इसके बाद नहीं आ रहा, इसके बाद मैं समझा देता हूँ। देखो इसके बाद क्या करना है बेटा, 2 करोड़ 1 लाख है, 2 करोड़ 1 लाख को लेके चलो इस वाले नोट में। ये नोट एबीसीडी, बताओ एबीसीडी में कहाँ जाएगा 2 करोड़ 1 लाख? डी में जाएगा 2 करोड़ 1 लाख। आंखें से बताओ, आंखों आंखों से देख के बेटा, मंत्र नहीं पढ़ना कोई भी। एबीसीडी में 2 करोड़ 1 लाख, 2 करोड़ 1 लाख। देखो ए में जाता है 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक वाला, बी में 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ वाला, सी में 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ वाला, और डी में 5 करोड़ ज्यादा। तो पूछ रहा हूँ 2 करोड़ 1 लाख है, सी में जाएगा। तो डी क्यों बोल रहे थे, सी में जाएगा। और सी में जाएगा तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, जो लिखा है उसको करो, निकालो ये फिगर निकालो, सी में जो ब्रैकेट में ये फिगर निकालो, तो अपने आप वर्किंग नोट वाली फिगर आ जाएगी। हाँ डाउट है। सी पॉइंट में 25% सरचार्ज आगे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने तो आपसे कहा कि आप जब निकाले तब तो अपना 25% ही लीजिए, जब निकालिए तब तो वही करिए। नीचे क्या लिखा है ब्रैकेट में कि टैक्स निकालिए 2 करोड़ पे, बताओ 2 करोड़ होगा तो 25% सरचार्ज भी ना होगा। 2 करोड़ पे टैक्स निकालना है, 2 करोड़ पे, 2 करोड़ पे कितना सरचार्ज होगा, 15, इसलिए 15 लिखा। आप जब ऊपर ये फिगर निकालेंगे टोटल इनकम एंड सरचार्ज, 2 करोड़ 1 लाख पे जब अपने हिसाब से निकालेंगे बिना इसके, तो आप लीजिए 25 लीजिए। ब्रैकेट वाले में तो मैं कह रहा हूं 2 करोड़ पे टैक्स निकालो, जस्ट उससे नीचे वाले स्लैब पे, 2 करोड़ 1 लाख से जस्ट नीचे वाला स्लैब 2 करोड़ तक वाला होता। समझ में आई बात? ऐसे ही जैसे 5 करोड़ से ऊपर वाला है, जब अपने आप निकालोगे ये वाली फिगर, तब तो 37% सरचार्ज निकालोगे। लेकिन जब ये ब्रैकेट वाली निकालोगे तो 5 करोड़ 1 लाख वाले से नीचे चले जाएंगे, जो भी होगी फिगर 25% इसलिए। बताओ भाई बताओ, इसी जन्म में करना है आपको। हो गया? कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? ये 8 कर रहे थे ना, ये आ गया पक्का? मार्जिनल लीफ दी है कि नहीं दी है? दी है। ये और करके बताओ जल्दी से। ये और करो। देखना होगा क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले कौन सा बच्चा करेगा? गलत गलत ना कर देना कि सबसे पहले हमने गलत कर दिया। बताओ घर के लिए दूं तो कर लोगे? हैं? होमवर्क सुन लो ध्यान से। अभी एक टॉपिक छोटा सा और पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले होमवर्क सुन लो। ध्यान से सुनो, होमवर्क नहीं सुनोगे तो काम कैसे चलेगा। इधर देखो, पहले 1 मिनट रुको, होमवर्क सुनो। ये जितने क्वेश्चन अपने ने करे सबको 5-5 बार करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपने पहले कर रहे थे, लास्ट टर्न पे ऐश्वर्या राय बच्चन, मजा आ रही थी आपको, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सरचार्ज निकाला था, उन सब में चेक करेंगे कि मार्जिनल लीफ क्यों नहीं मिली। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे मिलनी चाहिए तो मेरे पास लेके आना, सर इसमें मार्जिनल लीफ मिलनी चाहिए। अगर आपको लगे मिलनी चाहिए तो फिर वो जो टैक्स निकला था वो गलत निकला था।
आप चेक करके आएंगे, जैसे 52 लाख पे निकाला था 1 करोड़ 3 लाख पे, जो जो फिगर जहां 95 लाख था, आप चेक करेंगे मार्जिनल लीव करेंगे 5-5 बार कम से कम। इतना करने के बाद जब इतना कर लेंगे तब घर में बैठ के एक काम और करेंगे। क्या करेंगे? अपने आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे और उस पर आंसर निकालेंगे। अब तो आप समझदार बड़े बच्चे हो गए। मतलब जैसे मैंने 51 लाख पे निकलवाया, आप निकाल लेना 50 लाख 50,000 अगर इनकम होती तो कितनी मार्जिनल लीव क्या मिलती, 51 लाख 50,000 होती तो कितनी मिलती, और मन हो निकालने का तो 51 लाख 10,000 होती तो क्या होती, कोई भी इनकम मान लेना, जो मन हो वो मान लेना। मार्जिनल लीव मिलती कि नहीं मिलती, कहां तक मिलती, 52 लाख होती तो क्या होता, 51 लाख 50,000 पे मिलती कि नहीं मिलती, क्या होता। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। क्लियर? अब सुनो, जब भी आपने स्लैब पढ़े तीनों, वहां पे जहां पे सरचार्ज लिखा था 25%, 37%, तीनों में स्टार बना था। मैंने कहा था स्टार का सस्पेंस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो लिखा था ना 25% जहां सरचार्ज लिखा है स्लैब में, वहां स्टार बना हुआ है। बना है 25 के बाद 37% वाले में भी बना है, सेकंड स्लैब में भी बना है, थर्ड में भी बना है। तो ये स्टार क्यों बना है? स्टार का क्या मतलब है? ये है मतलब स्टार का, ये जो इनहेंस सरचार्ज है 25% का और 37% का, ये नहीं लगता, ये नहीं देना बढ़ा हुआ सरचार्ज आपको फायदा है, मतलब हमारे लिए नहीं देना डिविडेंड इनकम पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले पे। मतलब अगर आपकी डिविडेंड इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है, तो अगर 50 लाख से कम की है टोटल इनकम आपकी सारी चीजों की मिला के, तो सरचार्ज की बात ही नहीं आएगी। 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10% देना है, 1 करोड़ से 2 करोड़ है 15% देना है, 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है, तो जो बाकी इनकम है, इन तीन इनकम को छोड़ के, डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, बाकी इनकम पे तो वो आपको देना पड़ेगा कि 2 करोड़ ज्यादा है, 5 करोड़ तक है तो 25%, 2 करोड़ 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो 37%। लेकिन इन इनकम पे भले ही आपकी बाकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो, क्या हो, इन इनकम पे ज्यादा से ज्यादा 15% सरचार्ज, ज्यादा नहीं, या तो लगेगा ही नहीं, या 10% लगेगा, या 15, 25 और 37 कभी भी नहीं लगता। इन अदर वर्ड्स, वेयर दी टोटल इनकम में अगर जुड़ी हुई है डिविडेंड इनकम, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के में टैक्सेबल होती है, अदर इनकम जो 111A वाली होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112A वाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो रेट ऑफ सरचार्ज ऑन दैट पार्ट शेल नॉट एक्सीड 15%, कभी भी 15% से ज्यादा उस पार्ट पे सरचार्ज नहीं लग सकता। हम नहीं लेंगे आपसे, गवर्नमेंट कह रही है, यानी या तो नहीं, 50 लाख से भी कम है तो जीरो, 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ से ऊपर है तो 15 ही लेंगे, 25 और 37 कभी भी नहीं लेंगे। समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं। आपका होमवर्क समझ लिया है, सुन लिया है, क्या क्या करना है। अगर आपको वाकई टैक्स रेट सीखने हैं तो सारे क्वेश्चन मिनिमम 5 बार करने। आप जितने अगर ज्यादा कर लेंगे तो वो आप ही के लिए बेटर होगा, जीवन के साथ भी हो जाएगा, जीवन के बाद भी हो जाएगा। क्लियर? आज ही कर लेना, कल पे मत छोड़ना। अगर कल पे छोड़ा तो वो कल कभी नहीं आएगा, कल करने भी बैठोगे अगर तो भी नहीं आएगा। आज ही आज करना है। ठीक है, चलो, थैंक यू।